हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविलाइट। मैं हूं अंकित गोयल और आज के इस लेक्चर में हम लोग अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज बात करेंगे हम स्टील स्ट्रक्चर डिटेल डिवीजन में टॉपिक नंबर 2 दैट इज स्टील कनेक्शंस। ठीक है, स्टील कनेक्शंस में हम लोग देखेंगे बोल्टेड कनेक्शन, रिवेटेड कनेक्शन, वेल्डेड कनेक्शन और प्राइंग एक्शन, प्राइंग फोर्सेस के बारे में। ओके, दिस इज द डिटेल डिवीजन सीरीज और इसमें हम लोग डिटेल्ड वे में स्टील स्ट्रक्चर के सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर आई वुड लाइक टू टेल यू देयर इज a channel on the Telegram that you can join by typing IES Civils। और आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का आइकन देखने को मिलेगा और आप इस चैनल को ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर आपको सिविल इंजीनियरिंग के सारे जॉब नोटिफिकेशंस मिलते रहते हैं और आपको सिविल इंजीनियरिंग कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है और वेरियस टाइप ऑफ क्विजेस का आप बेनिफिट ले सकते हैं। सो कमिंग टू द लेसन, ठीक है। सो फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग डिस्कस करेंगे, सो द चैप्टर इज स्टील कनेक्शंस। सबसे पहले बात करेंगे टाइप ऑफ कनेक्शंस की। तो टाइप ऑफ कनेक्शन में पहला है बोल्टेड कनेक्शन और रिवेटेड कनेक्शन। ठीक है, बोल्टेड कनेक्शन और रिवेटेड कनेक्शन। तो रिवेट सिंपली आप जानते हो रिवेट क्या होता है, बोल्ट और रिवेट में डिफरेंस क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता है। ये है आपका कोई हेड पोर्शन, ये है आपका कोई शैंक पोर्शन, इसको बोलते हैं हम शैंक और इसको बोलते हैं हम हेड। ठीक है, दिस इज एक्चुअली अ रिवेट। रिवेट को सिंपली आप डिफाइन कर सकते हो, रिवेट इज अ मेटल पिन विद सम हेड। और अगर आपको यहाँ पर बोल्ट बनाना हो तो आप क्या करोगे, इसी शैंक को, ये एक्चुअली जो एरिया होता है दैट इज प्लेन एरिया। ठीक है, स्मूथ एरिया होता है, ये शैंक होता है, ये आपका स्मूथ सरफेस इसके ऊपर होता है। अगर आप इसी शैंक एरिया की कर दो थ्रेडिंग, ठीक है, जब आप थ्रेडिंग कर दोगे तो थ्रेडिंग के बाद जो आपको मेटल पीस मिलेगा वो कहलाएगा आपका बोल्ट। ठीक है, और इसके साथ अटैच होता है एक आपका हेड, और ये है आपका हेड और ये है आपका सिंपली शैंक, बट दिस शैंक इज थ्रेडेड। ठीक है, तो ये कहलाएगा आपका बोल्ट। जब हम इस प्लेन शैंक की थ्रेडिंग कर देते हैं तो ये कहलाएगा आपका बोल्ट। ओके, और आपके अलग अलग टाइप्स ऑफ हेड होते हैं, हेक्सागोनल हेड, स्क्वायर हेड, तो उनको आप यूज करते हो, दैट इज नॉट अ बिग डील। ओके, नाउ कमिंग टू द वेल्डेड कनेक्शन। वेल्डेड कनेक्शन में हमारे पास कोई मेटल पीस होते हैं, दो कोई मेटल पीस हैं, इन मेटल पीस को हमें आपस में ज्वाइन कराना है। ठीक है, तो ये है आपका कोई सेकेंड मेटल पीस और आपको इसको ज्वाइन कराना है, तो आप इसको क्या करोगे, वेल्ड करोगे। ठीक है, और वेल्ड किस तरह से करोगे, आप इसके ऊपर दूसरा मेटल पीस रखोगे और इसके आसपास आप इसके आसपास इस तरह से कनेक्शन प्रोवाइड कराओगे। ये कनेक्शन है वेल्डेड कनेक्शन। ठीक है, वेल्डेड कनेक्शन में सिंपली आपके पास एक इलेक्ट्रोड होता है लेंथ में, मैं इलेक्ट्रिक वेल्डिंग की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर इलेक्ट्रोड होता है और इसी के साथ साथ एक आपके पास होल्डर होता है। इस होल्डर को आप यहाँ पर हैंडल से कैप्चर करते हो और इसके ऊपर जहां भी आपको वेल्डिंग रिक्वायर्ड होती है, यहां से इस पॉइंट से आप यहां पर इस वेल्डिंग को अप्लाई कर देते हो। ठीक है, वेल्डिंग को अप्लाई कर देते हो। सो दैट इज वेल्डेड कनेक्शन, दैट इज वेल्डेड कनेक्शन। पिन कनेक्शन की मैं बात करूं तो पिन कनेक्शन सिंपली आप क्या करते हो, यहां पर कोई भी आपके पास कोई मेटल पीस है, सपोज दिस इज अ मेटल पीस, और आपको यहां पर किसी मेंबर को कनेक्ट कराना है, तो आप दोनों के बीच में एक कोई पिन क्रिएट कर लोगे और इस मेंबर के अंदर आप एक इंसर्ट कराओगे कोई एक पिन। ठीक है, तो ये कनेक्शन कहलाएगा आपका पिन कनेक्शन। बाकी आगे भी हम लोग बात करेंगे किस तरह का ये दिखता है, हम लोग अच्छे डायग्राम से इसको समझेंगे। मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ यहाँ पर और इस ओवरव्यू को हम लोग डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। हैंगर कनेक्शन, हैंगर कनेक्शन सिंपली आपके पास कोई मेंबर होता है,
ठीक है, एक ये मेंबर है जो कि आपके कुछ मेन मेंबर से ये कनेक्टेड है। ठीक है, इस मेंबर के ऊपर आपने एक और मेंबर कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ लोड ये आपने कोई इसके ऊपर बोल्टिंग या रिवेटिंग कर रखी थी। ठीक है, और इसके ऊपर कोई आपने टेंसाइल लोड लगा दिया, तो टेंसाइल लोड लगने के बाद ये कुछ इस तरह से डिफॉर्म हो जाएगा। ये डिफॉर्म शेप आपको देखने को मिल रही है ऑलरेडी। ठीक है, ये जो शेप है ये ऑलरेडी आपको डिफॉर्म देखने को मिल रही है, डिफॉर्म शेप देखने को मिल रही है। दिस इज कॉल्ड द हैंगर कनेक्शन। ठीक है, ये हैंगर जैसा दिखता है, इसलिए हम लोग इसको हैंगर कनेक्शन बोलेंगे। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द बोल्टेड कनेक्शन। So this is a fantastic figure in front of your eyes, that is thread। मैंने आपको बताया था ये क्या है, आपके थ्रेडिंग कर लेते हैं। इसमें एक अटैच्ड पोर्शन होता है, अटैच्ड ऑलरेडी पर जो परमानेंट पोर्शन होता है इसको बोलते हैं हम हेड, और इसी के साथ इसको जो हम लोग रोटेट कराते हैं, जिसके ऊपर कपल अप्लाई करते हैं, इसको बोलते हैं हम नट। ठीक है, इसको हम लोग यूज करते हैं फॉर द टाइटनिंग, फॉर द टाइटनिंग। ठीक है, और इसी के साथ साथ ये रन आउट होता है। ये शैंक आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, दिस इज द रेडियस। यहाँ पर हल्का सा आपको कुछ कर्वेचर देखने को मिलेगा, यहाँ पर हल्का सा कर्वेचर देखने को मिलेगा। ठीक है, हल्का सा, जब आप रियल बोल्ट को देखोगे ये कहलाता है आपका रेडियस। ठीक है, दिस इज द बोल्ट। एक्चुअली मैं कह रहा हूँ यहाँ पर when two and more members are connected by means of bolt is called bolted connection। okay, by bolted connection। यहाँ पे जो सबसे important चीज है, इस पॉइंट से लेकर के जहां से हम लोग जो हेड प्रोवाइड कराते हैं अप टू द एंड ऑफ दिस थ्रेडेड शैंक, ये कहलाता है आपका नॉमिनल लेंथ। ये कहलाता है आपका नॉमिनल लेंथ, और जिस लेंथ तक हम लोग थ्रेड प्रोवाइड कराते हैं ये कहलाता है आपका थ्रेड लेंथ। ठीक है, और इसके बाद जो आपका जो प्लेन एरिया होता है शैंक का, इस एरिया को हम लोग कहते हैं, एक्चुअली इसमें जो लेंथ होती है इसको कहते हैं हम ग्रिप लेंथ। ये ग्रिप लेंथ क्या होती है, इस ग्रिप लेंथ के अंडर जो मेटल पीस है जिसको हम लोग जॉइंट कराना चाहते हैं, इसको हम लोग इस सेक्शन में, इस एरिया में हम लोग इसको ज्वाइन कराते हैं, मतलब इसको हम लोग यूज करते हैं। ये जो पोर्शन है, जो ग्रिप लेंथ है, इससे हम लोग ग्रिप बनाते हैं, इससे हम लोग पकड़ते हैं, और ये जो आपका नट है ये यहाँ पर प्लेस हो जाता है फाइनली अप टू दिस पॉइंट। ठीक है, यहाँ तक इसको टाइट कर देते हैं और इस लेंथ तक इसको हम लोग टाइट करा देते हैं। दैट इज द थिंग हियर। नाउ कमिंग टू द स्पेसिफिकेशन ऑफ द बोल्ट्स। सो आपको जो मैं डेटा प्रोवाइड करा रहा हूँ दैट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर यू गाइज, तो इसको अकॉर्डिंगली ट्रीट करिएगा। जो लोग ऑलरेडी इस सब्जेक्ट को पढ़ चुके हैं तो उसको ये रिवाइज करने के तौर पे ले सकते हैं वो लोग, और जो लोग अननोन है या फिर उनके लिए सब्जेक्ट नया है तो इस डेटा को याद करने की कोशिश करिएगा मेरे साथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पहला जो आपके पास नोटेशन है दैट इज डी नॉट। डी नॉट में ओ दिख रहा है, ओ रिप्रेजेंट करेगा आपका होल को। होल कहां पर होगा, दैट होल इज क्रिएटेड एट द प्लेट। जहां पर आपको यहाँ पर कोई मेटल पीस को कनेक्ट कराना है, तो ये जो होल होगा, इस होल का जो डायमीटर होगा दैट इज डी और नॉट, दैट डायमीटर विल बी डी नॉट। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो अ ग्रॉस डायमीटर, ग्रॉस डायमीटर भी बोलेंगे आपको इसको, और डायमीटर ऑफ होल भी बोलेंगे। सो नेक्स्ट नोटेशन इज डी। डी इज द डायमीटर ऑफ रिवेट और द बोल्ट। जैसे आपने यहाँ पर जो बोल्ट देखा था, ये जो डायमीटर है, ये जो डायमीटर है दैट डायमीटर विल बी कॉल्ड डी। ये डी नॉट नहीं कहलाएगा। ठीक है, डी नॉट कौन सा होगा, जो आपका जो मेटल पीस है इसके अंदर जो होल है ये डी नॉट कहलाएगा। ठीक है, ये कहलाएगा डी नॉट, या फिर कह सकते हो डायमीटर ऑफ होल या फिर ग्रॉस डायमीटर। सो आपको अगर डी नॉट कैलकुलेट करना है, डी नॉट कैलकुलेट करना है तो आप लिखोगे यहाँ पर डी नॉट इक्वल्स टू डी प्लस 1.5 mm। 1.5 mm, 1.5 mm इज व्हाट यार, दिस इज क्लियरेंस। क्लियरेंस, क्योंकि आप अगर यहाँ पर डी नॉट ना प्रोवाइड करा के यहाँ पर जो होल है ये अगर आप डी अमाउंट का कराओ, सपोज दैट डी इक्वल्स टू 20 mm,
20 आप यहाँ पर होल क्रिएट करो और 20 का ही यहाँ पर क्या है, जो डायमीटर ऑफ बोल्ट है, डायमीटर ऑफ रिवेट है, तो आप इसको इंसर्ट नहीं कर पाओगे, इसके अंदर इंसर्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है, इंसर्ट नहीं कर पाओगे जब आपका डायमीटर भी क्या है 20 है, तो आप इंसर्ट नहीं कर पाओगे। तो इन दैट केस आपको यहाँ पर 20 प्लस 1.5 करना पड़ेगा, 1.5 mm। तो आपको ये 1.5 mm का क्या मिल गया, क्लियरेंस मिल गया, और इस क्लियरेंस की वजह से इसको आप इंसर्ट करा पाओगे और परफेक्टली इसको टाइट कर पाओगे, ठीक है। ये जो क्लियरेंस है 1.5 mm तब लेते हैं जब डी की जो वैल्यू है दैट इज लेसर और इक्वल टू 25 mm। डी की वैल्यू तो 25 mm तक है तो आप 1.5 mm ऐड करोगे सिंपली, और डी की वैल्यू जब आपकी 25 mm से ज़्यादा है तो आप यहाँ पर इसकी वैल्यू 1.5 की जगह 2 mm यूज़ करोगे, ठीक है, जब आपका वैल्यू डी से 25 mm ज़्यादा है। ओके, दिस इज द डायमीटर क्राइटेरिया, ये याद रखोगे, दैट इज सो इम्पोर्टेंट एवरीवन, ठीक है, इसको याद कर लीजिए आप। 1.5 mm तब लोगे जब आपका 25 mm से कम है, सॉरी 25 mm से कम है या फिर इक्वल है, और यहाँ पर जब 25 mm से ज़्यादा है तो आप यहाँ पर 2 mm कंसीडर करोगे। पिच की बात करते हैं, इट इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिवेट बोल्ट होल इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेसेस। दिस इज सो इम्पोर्टेंट टर्म हियर, डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेसेस, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेसेस क्या समझा रहा है यहाँ पर, सपोज दैट देयर इज अ प्लेट, this is the plate and we are applying load over here, this is the tensile in behavior, so this is the direction of load, so you can say that this is the direction of stresses too, direction of stresses too, yes or no, ठीक है। तो ये यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेसेस रहेंगी, और इसी डायरेक्शन में आप जो दो कंसेक्यूटिव बोल्ट्स के होल के बीच की जो डिस्टेंस कंसीडर करोगे ये कहलाएगी आपकी पिच, ठीक है, जो कि मैं बोल रहा हूँ पिच कहलाएगी। ओके, नाउ कमिंग टू द अनदर पार्ट दैट इज गेज। गेज क्या है, इट इज सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बोल्ट्स, बोल्ट होल परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस। जब हम पिच की बात कर रहे थे तो वो क्या था, इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस, ठीक है, और यहाँ पर बात कर रहे हैं हम परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस, तो ये है आपका डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस और ये है आपका परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो भी रहेगा वो कहलाएगा गेज। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बोल्ट होल, दैट इज कॉल्ड गेज, ठीक है। आई होप आपको दोनों डेफिनेशन समझ में आ गई होंगी। नाउ कमिंग टू द यहाँ पर जो क्राइटेरिया है दैट इज एंड डिस्टेंस और एज डिस्टेंस का। ये क्या होता है, देखिए प्लेट का जो एंड है वो आप डिसाइड करोगे किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में डिसाइड करोगे कि यहाँ पर किसी लेंथ पर आपका ये एंड होगा, ठीक है, आप ये कह सकते हो। तो इस डायरेक्शन में, या कह सकते हो इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस, तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर ये जो वैल्यू है, ठीक है, जिसको हम लोग अकाउंट फॉर कर रहे हैं, ठीक है, ये आपका कोई एक प्लेट है, मेरी बात समझना यहाँ पर, ये आपका कोई एक प्लेट है, इतना इतना, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पर बना के दिखा दे रहा हूँ, ये आपका कोई लैप जॉइंट है जो यहाँ पर आप जो देख रहे हो, ठीक है, और यहाँ पर आपने होल क्रिएट कर रखा है, रफली यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, सिंपली आप समझ जाओ बस, ठीक है। तो आप लोड लगा रहे हो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लोड लगाओगे, इस डायरेक्शन में, तो ये जो वैल्यू होगी यहाँ से, दिस इज एंड, एक्चुअली एंड ऑफ द प्लेट, तो ये वैल्यू कहलाएगी आपकी एंड डिस्टेंस, राइट, एंड डिस्टेंस। ओके, अब आप देखो यहाँ पर, और इसी के इस डायरेक्शन में जो वैल्यू कहलाएगी, ये जो वैल्यू है ये कहलाएगी आपकी एज डिस्टेंस, क्योंकि दिस इज व्हाट हियर, दिस इज एज, दिस इज नॉट अ एंड, दिस इज एज, तो ये कहलाएगी आपकी एज डिस्टेंस। सिंपली आप इतनी बात समझ में आ गई होगी। ओके,
सिंपली इतनी बात आप समझ गए होगे। नाउ कमिंग टू द स्पेसिफिकेशंस इनटू द बोल्टेड कनेक्शन। तो पिच के बारे में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। सो मिनिमम पिच और मैक्सिमम पिच की बात करेंगे तो दिस क्राइटेरिया इज जनरली कंसीडर्ड टू अवॉइड टीयरिंग फेलियर ऑफ द प्लेट। टीयरिंग फेलियर ऑफ द प्लेट, अगर ये वैल्यू हम लोग इतनी प्रोवाइड नहीं कराएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, इफ नॉट तो क्या आएगा यहां पर, टीयरिंग फेलियर, टीयरिंग फेलियर आ जाएगा। इफ नॉट टीयरिंग फेलियर यहां पर होगा, ठीक है। टीयरिंग फेलियर किसकी वजह से होता है, टेंसाइल फेलियर, मतलब टेंसाइल लोडिंग बहुत ज्यादा हो जाती है तब यहाँ पर टीयरिंग फेलियर देखने को मिलता है। तो पिच आपकी आपकी कितनी होनी चाहिए, मिनिमम पिच 2.5 टाइम्स ऑफ द डायमीटर, 2.5 टाइम्स ऑफ द डायमीटर। नाउ कमिंग टू द मैक्सिमम पिच क्राइटेरिया। मैक्सिमम पिच हम लोग कंसीडर करेंगे, दिस क्राइटेरिया इज जनरली कंसीडर टू मेंटेन द रिजिडिटी ऑफ द स्ट्रक्चर। रिजिडिटी ऑफ द स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ दैट इज सो इम्पोर्टेंट एवरीवन, दैट इज सो इम्पोर्टेंट। यहां पर ये नोट कर लो आप, ये जो सारे पॉइंट्स हैं जो मैं बता रहा हूं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं कि आपको यहाँ पर मिनिमम पिच, आपको पूछा जाएगा मिनिमम पिच क्राइटेरिया क्यों दिया है, तो आप कहोगे टीयरिंग फेलियर ऑफ प्लेट के लिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और आपसे पूछा जाएगा मैक्सिमम पिच क्राइटेरिया आपका किसके बेसिस पे आपको दिया गया है, तो ये है आपका रिजिडिटी ऑफ द स्ट्रक्चर, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सो मैक्सिमम पिच कितना प्रोवाइड कराओगे, पी मैक्स शुड बी लेसर और इक्वल टू 12T, 12T, 12T। ये आपका होगा किसके लिए, ये होगा आपका कंप्रेशन के लिए। जब आपके पास कंप्रेशन लोडिंग होगी, कंप्रेसिव लोडिंग होगी, और ये होगा आपका टेंसाइल लोडिंग के लिए, टेंशन के केस लिए, टेंशन के केस के लिए, राइट। तो P max must be lesser or equal to 12T. T is nothing but the thickness of plate, ठीक है, थिकनेस ऑफ द प्लेट, ओके। तो 12T किसके लिए, कंप्रेशन के लिए, और 16T किसके लिए, टेंशन के लिए। और ये जो वैल्यू है दैट मस्ट बी लेसर और इक्वल टू 12, लेसर और इक्वल टू 200 mm, 200 mm से ये वैल्यू कम होनी चाहिए, ठीक है। दोनों के केस में ये याद रखिएगा, मैक्सिमम पिच क्राइटेरिया हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये जो दोनों वैल्यू हैं, दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू इज 200 mm, 200 mm। कभी कभी होता क्या है, बच्चों को ऑप्शंस में 300 mm दी जाती है वैल्यू, तो आप आंसर कर देते हो 300 mm को, नहीं ऐसा नहीं है। मैक्सिमम पिच क्राइटेरिया के केस में आपको ये वैल्यू हमेशा 200 mm ही कंसीडर करनी है सिंपली, ओके। सो ये समझाने का, याद करने का तो मैं तरीका बता देता हूं। देखो 200 mm तो आपके पास वैल्यू जो है वो सेम है। अब 12T और 16T की बात करूं तो 12T क्यों, कैसी वैल्यू है, ये लेसर वैल्यू है, यस और नो, और 16T कैसी है, हायर वैल्यू है, ठीक है। अब आप मुझे बताओगे, ये सिंपली मैं यहां पर कुछ पूछना चाहता हूं कि टेंशन में आपको क्या मिलेगा, ठीक है, जो लेंथ होगी, एलोंगेशन होगा, एलोंगेशन होने की वजह से जो लेंथ होगी वो कैसी होगी, हाई लेंथ होगी। और सिंपली आप कहो कंप्रेशन में आपके पास जो लेंथ होगी वो लेसर होगी, यस और नो, लेसर लेंथ होगी। तो कंप्रेशन में लेसर लेंथ हमें देखने को मिल रही है 12T, 12T। तो ये किसके लिए होगा, कंप्रेशन के लिए होगा। जब टेंशन हम लोग देख रहे हैं, टेंसाइल लोडिंग है, तो टेंशन में एलोंगेशन की वजह से इसकी जो लेंथ है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर ये क्या होगा, टेंशन का केस होगा, यस और नो।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, ये आपका कंप्रेशन का केस है जो कि कम वैल्यू है, टेंशन के केस में एलोंगेशन होता है इसलिए इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, तो आप इसको समझ गए होगे आई होप। ठीक है, सो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन इनटू द बोल्टेड कनेक्शन। गेज की मैं बात कर रहा हूं, तो गेज आपको मैंने बताया था ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन में होता है पिच के। ठीक है, और यू कैन से परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस होता है। ओके, नाउ मिनिमम पिच जो मिनिमम गेज क्राइटेरिया है दैट इज गिवन टू यू G इक्वल्स टू 1.5 डी नॉट। यहाँ पर डी नॉट याद रखिएगा, डी नॉट इज द डायमीटर ऑफ बोल्ट या फिर रिवेट होल होगा। ठीक है, या फिर आप कहो ग्रॉस डायमीटर। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी आपको लिखा हुआ है, डी नॉट है ये एक्चुअली। ठीक है, तो लिखोगे आप G इक्वल्स टू 1.5 टाइम्स ऑफ डी नॉट। ठीक है, एक होता है यहाँ पर कंपैरिजन जब आप यहाँ पर फंसते हो पिच के क्राइटेरिया में, क्योंकि पिच आपको दे रखा होगा 2.5 डी, दिस इज डी एक्चुअली, दिस इज नॉट डी नॉट। और यहाँ पर जो गेज है, गेज की वैल्यू आपको दे रखी है 1.5 टाइम्स ऑफ डी नॉट, दोनों में डिफरेंस है। ये है आपका पिच के केस में आप क्या करोगे, यहाँ पर नॉमिनल डायमीटर कंसीडर करोगे और गेज के केस में आप ग्रॉस डायमीटर कंसीडर करोगे। ठीक है, अब हम लोग मैक्सिमम क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। जनरली हमें मैक्सिमम क्राइटेरिया नहीं पता होता है, तो आप इसको याद कर लीजिए, दिस इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, सो आप मैक्सिमम क्राइटेरिया लिखोगे दैट इज 100 प्लस 40, 100 प्लस 40 और 200 mm, 100 प्लस 40 और 200 mm। ठीक है, 100 प्लस 40 और 200 mm। अभी तक हमने 300 mm की बात नहीं करी है, 300 mm का एक ही केस आएगा जब मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, जो कि मैं आपको बता दूंगा 100 प्लस 40 और 200 mm। सिंपली टी इज द थिकनेस ऑफ द थिनर प्लेट। इसका थिनर प्लेट का क्या कॉन्सेप्ट है हम लोग आगे बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, सिंपली अभी देख लो, टी इज द वैल्यू 100 प्लस 40, 100 प्लस 40 याद रखो गेज, और 200 mm, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एंड डिस्टेंस की मैं बात करूं, एंड डिस्टेंस या एज डिस्टेंस दोनों के लिए क्राइटेरिया एक ही है, सेम है लगभग। ठीक है, एंड डिस्टेंस या एज डिस्टेंस को हम लोग ई से डिनोट करते हैं, दैट इज स्मॉल ई। गेज को हम लोग स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। नाउ कमिंग टू द क्राइटेरिया, ई मस्ट बी लेसर देन और इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ डी नॉट, 1.5 टाइम्स ऑफ डी नॉट एंड 1.7 टाइम्स ऑफ डी नॉट। ठीक है, अब यहां पर जैसे मैं बात करूं प्लेट, ये कोई प्लेट है, आपने कोई जो प्लेट देखी है इसकी जो एजेस हैं ये रफ हैं, ये एजेस हैं रफ हैं, और रफ एजेस के लिए जब आप यहां पर एंड डिस्टेंस कंसीडर करोगे तो ये आपका कहलाएगा कितना, 1.7 टाइम्स ऑफ डी नॉट, 1.7 टाइम्स ऑफ डी नॉट। ठीक है, जैसे आपका ये होल है, इस होल से जो डिस्टेंस कहलाएगी 1.7 टाइम्स ऑफ डी नॉट। अगर यहाँ पर कोई आपने प्लेट कंसीडर करी है और इसका जो एंड है दैट इज स्मूथ एक्चुअली, तो यहाँ पर जो आपकी डिस्टेंस होगी बोल्ट होल से ये कहलाएगी आपकी 1.5 टाइम्स ऑफ 1.5 टाइम्स ऑफ डी नॉट। 1.7 क्यों लेके चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कटिंग है वो रफ है। रफ मतलब क्या है, इरेगुलरिटीज है। इरेगुलरिटी है, दैट इज व्हाई वी आर कंसीडरिंग हियर द हायर वैल्यू, 1.5 से 1.7 हायर वैल्यू हमने ली है डी नॉट। ओके, नाउ कमिंग टू द टैग बोल्टिंग। टैग बोल्टिंग या
टैग रिविटिंग, ठीक है। बोल्टिंग होगा तो बोल्टिंग को कंसीडर करेंगे, रिविटिंग होगा तो रिविटिंग के केस को कंसीडर करेंगे। देखिए एक चीज में जो बेसिक है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप WSM पढ़ रहे थे तो यहाँ पर ज़्यादातर जो डिज़ाइनिंग है वो रिविट के लिए की गई थी, और जब आप लिमिट स्टेट मेथड पढ़ रहे हैं तब यहाँ पर जो डिज़ाइनिंग है वो बोल्ट के लिए की गई है। तो ये क्राइटेरिया आप याद रखें, बाकी डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, बाकी सारे क्राइटेरिया सेम है लगभग। तो जहाँ पर बोल्ट है और रिविट है कॉन्सेप्ट सारे सेम हैं। ओके, सो लेट्स रीड। इट इज़ अ पिन टाइप रिविट which generally used when the length of the member is large and number of provided rivets are not ensured to make the rigidity of the structure। क्या कह रहा है यहाँ पर? Pin type rivet which is generally used when the length of the member is large and number of provided rivets are not ensured to make the rigidity of the structure। ठीक है। Now take rivet bolt are not considered to be load transfer in or load carrying rivet। ठीक है, जो इसमें बोल्ट या फिर रिविट यूज करते हैं इसको हम लोग यूज नहीं करते हैं फॉर द लोड ट्रांसफर। ठीक है, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन भी पूछा गया है इससे। does not used for the load transfer, right? Instead of this they are just used to make the rigidity of the structure। यहाँ पर जो बोल्ट और रिविट यूज किए जाएंगे वो rigidity of the structure के लिए ही यूज करे जाएंगे। ओके, सो यहाँ पर टेक रिविटिंग क्या होती है देख लेते हैं। यहाँ पर हमने कोई एक एंगल सेक्शन देखा, these are the angle sections। ये कोई एंगल सेक्शन आपके बैक टू बैक कनेक्टेड है। ठीक है, बैक टू बैक कनेक्टेड है, तो ये पोर्शन हो गया आपका कनेक्टेड लेग, ये हो गया आपका आउटस्टैंडिंग लेग। ओके, तो यहाँ पर इस एंगल में कोई ना कोई होल क्रिएट कर रहे हुए हैं आपने, और इन होल की हेल्प से आप इस एंगल सेक्शन को कनेक्ट कराओगे। ठीक है, तो टैग रिविटिंग या टैग बोल्टिंग ये इंश्योर कराता है कि ये स्ट्रक्चर जो है ये रिजिड है या नहीं है। सपोज दैट आप यहाँ पर लोड लगा देते हो कोई कंप्रेसिव लोड अप्लाई किया, तो कंप्रेसिव लोड अप्लाई करोगे तो यहाँ पर आप जब देखोगे कि जब आपने लोड अप्लाई किया है तो अगर ये जो वैल्यू है, ये जो पिच है, ये पिच सफिशिएंट प्रोवाइडेड नहीं है, तो आप देखोगे कि यही जो लेंथ है, ये जो लेंथ आप देख रहे थे, इसका जो ये जो लाइन मैं शो कर रहा हूँ ये एक्चुअली इस पोर्शन की मैं कर रहा हूँ। ठीक है, और ये आप देखोगे ये इस तरह से बकल कर जा रहा है, ये अपनी पोजीशन से क्या कर रहा है, बकल कर जा रहा है, और इसके अंदर इसके बीच में हो जा रहा है स्पेस क्रिएट। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि ये जो लाइन है ये बकल कर जा रही है, ये जो एंगल सेक्शन है बकल कर जा रहा है, और आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा ये स्ट्रक्चर। कुछ इस तरह से ये आपको डिफ्लेक्टेड शेप देखने को मिलेगी। तो इस डिफ्लेक्शन को, ये जो बकलिंग है, इस बकलिंग को रोकने के लिए आपने यहाँ पर क्या किया है, ये पिच प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, पिच प्रोवाइड कर दी है जिससे कि आप यहाँ पर बकलिंग को अवॉइड कर पाओ। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड टैग बोल्टिंग या टैग रिविटिंग। ठीक है, टैग बोल्टिंग या टैग रिविटिंग, क्लियर। तो ये जो पिच है इसके लिए आपको कुछ क्राइटेरिया दे रखा है, इसकी हम लोग बात करेंगे। सो मैक्सिमम पिच बेस्ड अपॉन द फोर्सेस। जब आपका यहाँ पर कंप्रेसिव फोर्स अप्लाइड होगा तब यहाँ पर आपको मैक्सिमम पिच लेके चलनी है 600 mm। ठीक है, और जब आपका टेंसाइल लोड अप्लाइड होगा तब यहाँ पर आपको मैक्सिमम पिच लेके चलनी है 100 mm। ठीक बात है, 600 mm इज अ लेसर वैल्यू,
लेसर वैल्यू मैंने आपको बताया था, यहाँ पर जब आप किसी लेंथ को कंप्रेस करते हो तो लेंथ क्या मिलती है, कम मिलती है, दैट इज वाई दिस इज द लेसर वैल्यू। और आपको मैंने बताया है जब आप टेंसाइल लोड अप्लाई करते हो तो टेंसाइल लोड अप्लाई करते वक्त आपको देखने को मिलता है यहाँ पर एलोंगेशन, एलोंगेशन से लेंथ बढ़ जाती है, दैट इज वाई दिस इज द हायर वैल्यू। ओके, तो आपको हमेशा ये याद रहेगा। नाउ कमिंग टू द मैक्सिमम पिच बेस्ड अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशंस। एक्सपोजर कंडीशन भी बोलते हैं या फिर इन्वायरमेंटल कंडीशन बोलते हैं, जो भी आप कंसीडर करना चाहो वो आप कंसीडर कर सकते हो। व्हेन मेंबर एक्सपोज टू वेदर, एक्सपोज टू वेदर तो आपका यहाँ पर जो पिच है वो आपका कम रहेगा, ठीक है, ये क्या रहेगा, लेसर रहेगा, ठीक है। और इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर लेसर देन और इक्वल टू कंसीडर करना है 200 mm, ठीक है। और जो इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू होगी वो आप कंसीडर कर लोगे एज ए पिच, ठीक है। और जब आपका जो स्ट्रक्चर है वो आपका नॉट एक्सपोज टू वेदर कंडीशन में है तो आप यहाँ पर जो पिच है वो आप 32 प्रोवाइड कराओगे, दैट इज हायर वैल्यू, दैट इज हायर वैल्यू। और आप यहाँ पर जो पिच है वो 300 mm भी रख सकते हो, दैट वैल्यू मस्ट बी लेसर देन और इक्वल टू 300 mm। दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू होगा वो आप कंसीडर कर लोगे एज ए मैक्सिमम पिच। अब यहाँ पर बात आती है, आप कहोगे कि सर इसमें मैं कैसे समझ पाऊँ कि एक्सपोजर और नॉट एक्सपोजर कंडीशन में मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ओवरऑल कि कौन सी वैल्यू कंसीडर करूँ। तो देखो 16T है, मतलब आपको 16T तो याद रहेगा कि एक्सपोजर कंडीशन के लिए आपको मैक्सिमम पिच फॉर द टैग रिवेटिंग और टैग बोल्टिंग के केस में आपको 16 और 32 लेनी होती है, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही है, मिनिमम वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है सेफ्टी को। ये सेफ्टी कैसी होगी, हाई सेफ्टी होगी। आप खुले आसमान में अगर ये क्या कर दो, प्रोवाइड कर दो खुले आसमान में, आप देखोगे यहां से क्या हो रही है, यहां पर हो जा रही बरसात, ठीक है, देयर इज अ रेनिंग कंडीशन। रेनिंग कंडीशन में आप इसको अगर सेफ साइड लेके चलोगे तो पिच जो है कैसी लेकर चलोगे, हायर लेके चलोगे या लेसर लेके चलोगे। आप कहोगे कि सर लेसर लेके चलेंगे, जिससे कि ये जो वैल्यू है ये जो पिच लेसर लेके चलोगे मतलब ये जो बोल्ट होल हैं करीब करीब होंगे तो आप ज़्यादा सेफ्टी की तरफ जाओगे, यस और नो, ठीक है। अगर आप कहोगे कि सर ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, ये बरसात में नहीं होकर के किसी रूफ के अंदर में आ जाता है या this is not in the exposure condition directly, it is not connected to the environment, so that you will see that कि जो पिच है वो आप हायर भी प्रोवाइड करा सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हायर प्रोवाइड मतलब ये जो स्पेसिंग है ये आप थोड़ी सी बढ़ा दो, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्टली इन्वायरमेंट के कनेक्ट में नहीं है। अगर बरसात होगी तो इसके ऊपर पानी नहीं गिरेगा, ठीक है। In that way you can understand here. So 16T is for the exposed to the weather और 32T is the not exposed to weather, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज याद करने वाली है कि यहाँ पर मैंने पहली बार 300 mm यूज किया है, तो याद रखना टैग रिवेटिंग में जब आप नॉट एक्सपोज टू वेदर की कंडीशन में होगे तब आप यहाँ पर कहोगे कि सर यहाँ पर मैं 300 mm यूज करूंगा मैक्सिमम लिमिट, ठीक है ना, मैक्सिमम लिमिट 32 के साथ यहाँ पर 300 mm यूज करोगे, या फिर आप याद रख सकते हो यहाँ पर 32 आ रहा है तो यहाँ 3 आ रहा है तभी आप 300 यूज करोगे। अदरवाइज किसी भी कंडीशन के लिए आप जो मैचिंग है आपको मैंने ऑलरेडी बताया 12T 16T, ठीक है, आप किसी के साथ भी 300 यूज नहीं करोगे, ठीक है, आप केवल 32 के केस में आप 300 mm यूज करोगे, ठीक है, आपको याद रहेगा ये। क्लियर एवरीवन? सो कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, चलिए पैकिंग प्लेट की हम बात कर रहे हैं। पैकिंग प्लेट का मतलब क्या होता है, जब हमारे पास कोई बट जॉइंट है, ये जब क्या होता है, ये कोई आपकी मेन प्लेट है, एक मेन प्लेट 1 ये मेन प्लेट है,
और ये कोई दो मेन प्लेट हैं। दो मेन प्लेट को एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं तो आपका ये कनेक्शन कहलाता है बट जॉइंट। ठीक है, बट जॉइंट कहलाता है। अगर दो प्लेट्स हैं जो हैं, दो प्लेट की थिकनेस अगर समान नहीं है, डिफरेंट थिकनेस की है, T1 और T2 थिकनेस की ये प्लेट्स हैं, तो यहाँ पर इस डिफरेंस की वजह से जो कैविटी क्रिएट होती है, तो उस कैविटी को फिल करने के लिए हम लोग एक एडिशनल प्लेट का यूज करते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द पैकिंग प्लेट। ठीक है, और कैविटी कब क्रिएट होगी? जब हम ऊपर और नीचे कवर प्लेट प्रोवाइड कराएंगे। कवर प्लेट प्रोवाइड कराएंगे तो ये आपकी हो जाएगी कैविटी। क्लियर एवरीवन? So this is the thing that I want to tell you. So I hope you got my point here. Now the criteria is according to IS specification, rivets or the bolts carrying a calculated shear stress through a packing plate more than 6 mm, अगर यहाँ पर जो T2 की वैल्यू अगर 6 mm से ज़्यादा होगी, ऑब्वियस, इट इज ऑब्वियस, T1 विल बी ग्रेटर देन T2। देखने से लग रहा है। तो मिनिमम की हम बात कर रहे हैं। मिनिमम प्लेट जो है अगर 6 mm से ज़्यादा है, या फिर कह सकते हो कि जो मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लेट है उसी की साइड हम पैकिंग प्लेट प्रोवाइड कराएंगे। ये जो मिनिमम थिकनेस है इसी के साइड तो पैकिंग प्लेट प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई है कि ये जो थिकनेस है अगर ये 6 mm से ज़्यादा है, ठीक है, ये वैल्यू है 6 mm से ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ रिवेट्स बोल्ट शुड बी इंक्रीज्ड बाय 2.5%। सॉरी, T1 माइनस T2, ये जो डिफरेंस है दैट मस्ट बी T1 माइनस T2। ये डिफरेंस है T1 माइनस T2 जो है, जो 6 mm से ज़्यादा है, T1 माइनस T2 दैट must be greater than 6 mm, then we can say that number of rivets should be increased by 2.5%। 2.5 का मतलब क्या होता है? 2.5 का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पर 2 mm ईच 2 mm इंक्रीज कर रहे हो, जैसे T1 कितना है आपका 30 mm है और T2 आपका 20 mm है। ठीक है, तो आप T1 माइनस T2 आप देख पा रहे हो, दिस इज 10 mm, दिस इज ऑब्वियस दैट दिस इज ग्रेटर देन 6 mm। ठीक है, तो 6 mm के बाद 2 + 2 दो बार बढ़ा हुआ है, 2 mm बढ़ा है, 2 mm बढ़ा है। ठीक है, इसमें 2.5 mm बढ़ाओगे, सॉरी 2.5% बोल्ट बढ़ाओगे, इसके लिए 2.5% बोल्ट बढ़ाओगे। ठीक है, तो आपको टोटल जितना बोल्ट बढ़ के मिलेगा वो आप यहाँ पर इसी कवर प्लेट के यहाँ पर प्रोवाइड करा दोगे। ठीक है, ये यहाँ पर प्रोवाइड करा दोगे। आई होप यू गॉट माई पॉइंट हियर। आई होप यू गॉट माई पॉइंट हियर। क्लियर? इस 2 mm थिकनेस ऑफ द पैकिंग। तो आपको याद क्या रखना है? आपको ये क्राइटेरिया याद रखना है। अगर जो थिकनेस है, थिकनेस ऑफ द प्लेट दैट इज ग्रेटर देन 6 mm, ठीक है, थिकनेस ऑफ द पैकिंग प्लेट दैट इज ग्रेटर देन 6 mm, तो आपको एवरी 2 mm इंक्रीज इन लेंथ के लिए, इंक्रीज इन लेंथ के लिए आपको 2.5% ऑफ बोल्ट बढ़ाना पड़ेगा। बोल्ट आपको बढ़ाना पड़ेगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, द एडिशनल नंबर ऑफ रिवेट मस्ट बी प्रोवाइडेड बिटवीन मेन प्लेट एंड द फिलर प्लेट। एडिशनल नंबर ऑफ रिवेट मस्ट बी प्रोवाइडेड बिटवीन मेन प्लेट एंड द फिलर प्लेट। तो आपको समझ में आ गया होगा ये कहाँ प्रोवाइड कराएंगे, ये कहाँ प्रोवाइड कराएंगे, ये कहाँ प्रोवाइड कराएंगे, आपको समझ में आ गया होगा। ये आपको मैं बता रहा हूँ। एडिशनल की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर जो एडिशनल प्रोवाइड कराओगे ये एडिशनल होगा। फिलर प्लेट का मतलब ही क्या होता है? पैकिंग प्लेट होता है। यही क्या है? पैकिंग प्लेट है। सिंपली देयर इज नथिंग
फिलर प्लेट ही क्या है, पैकिंग प्लेट है। क्लियर? I hope you got my point here. Now coming to the next type of the riveted bolted connection. देखो आपके कुछ bolted कनेक्शन होते हैं, टाइप ऑफ कनेक्शन होते हैं, वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दैट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर यू। ठीक है, सो पहला हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज लैप जॉइंट। तो लैप जॉइंट में हम लोग क्या करते हैं, किन्हीं दो प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर लैप करा करके हम लोग इनको कनेक्ट कराते हैं और सेंटर में इसके होल क्रिएट कर देते हैं और इसी होल को हम लोग बोल्ट या रिवेट से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द लैप जॉइंट सिंपली। ओके, बट जॉइंट की बात करते हैं तो बट जॉइंट इज नथिंग बट द व्हेन एवर वी हैव द टू मेन प्लेट, ये एक मेन प्लेट है, ये एक मेन प्लेट है, दो मेन प्लेट को एंड टू एंड कनेक्ट कराते हैं और इन प्लेटों को एंड टू एंड कनेक्ट कराने के लिए, इन प्लेट्स को एंड टू एंड कनेक्ट कराने के लिए हमें दो एडिशनल प्लेट्स की ज़रूरत पड़ती है। ये प्लेट्स कहलाती हैं कवर प्लेट। ठीक है, और हम लोग बाय मीन्स ऑफ बोल्ट और बाय मीन्स ऑफ रिवेट हम लोग इसको कनेक्ट करा देते हैं। ठीक है भाइयों, तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और ये क्या है, आपकी मेन प्लेट है। ये भी क्या है, आपकी मेन प्लेट है। आई होप इस डायग्राम से कुछ भी बचा नहीं होगा, आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ फेलियर्स। फेलियर ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए, क्योंकि अक्सर लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं, तो आप यहाँ पर इसको समझेंगे फेलियर। ठीक है, सबसे पहला होता है हमारा shear failure ऑफ द बोल्ट। shear failure ऑफ द बोल्ट ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है। एक्चुअली होता है क्या है, जब आप किसी सेक्शन को कंसीडर करते हैं तो आप देखोगे दिस इज अ मेटल पिन और द बोल्ट, और इस मेंबर पर कोई एक लोड लग रहा है दैट इज टेंसाइल इन बिहेवियर, और ये भी कैसा है, टेंसाइल इन बिहेवियर। और ये जो जॉइंट देखने को मिल रहा है दैट इज जॉइंट इज लैप जॉइंट। ठीक है, लैप जॉइंट है। तो आप यहाँ देख रहे हो कि इन दोनों पॉइंट्स पर जो फोर्स लग रहे हैं, ये फोर्स बन जाएगा आपका शियर फोर्स। शियर फोर्स बन जाएगा। कहाँ पर शियर फोर्स बन जाएगा, ये इस पॉइंट पर शियर फोर्स बन जाएगा। ये इस पॉइंट पर शियर फोर्स बन जाएगा, क्योंकि आप देखो इस डायग्राम से समझो, यहां पर जब आप देख रहे हो इस डायरेक्शन में जब लोड लग रहा है, तो ये जो लोड है एक्चुअली ये कहाँ लग रहा है, इस शैंक पर लग रहा है, इस शैंक पर लग रहा है, और यहां से जो लोड लग रहा है दैट इज एक्टिंग एट दिस शैंक पोर्शन। तो आप देखोगे ये F और F1 डैश, F डैश समझ में आ रहा होगा आपको, ये इस शैंक के ऊपर अप्लाइड है, राइट। तो ये जो फोर्स अप्लाइड है, तो ये कहीं ना कहीं क्या करेगा, एक दूसरे को इस पॉइंट पर काटेगा डायरेक्टली, इस पॉइंट पर काटेगा डायरेक्टली। ठीक है, इसको कट करने की कोशिश करेगा, इस पॉइंट पर कट करने की कोशिश करेगा इस बोल्ट को। तो इस पॉइंट पर जो कटिंग फोर्स है, ठीक है, तो यही कटिंग फोर्स क्या कहलाता है, आपका शियर फोर्स कहलाता है। और यहाँ पर इसी शियर फोर्स की वजह से यहाँ पर जनरेटेड होंगे शियर स्ट्रेसेस, और हम लोग शियर स्ट्रेसेस फाइंड आउट करते हैं यहाँ पर कि किस लेवल पर ये बोल्ट फेल हो रहा है, किन स्ट्रेसेस पर ये बोल्ट फेल हो रहा है। ठीक है, किन स्ट्रेसेस ओके। नाउ यहाँ पर लैप जॉइंट होने की वजह से आप देख रहे हो कि कांटेक्ट है, वो कांटेक्ट आपका एक पॉइंट पर है, एक पॉइंट पर ही शियर स्ट्रेसेस जनरेट हो रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, लैप जॉइंट का केस है। अगर आप कंसीडर करो बट जॉइंट का
केस मैं आपको समझाता हूँ। बट जॉइंट का केस है, तो बट जॉइंट के केस में एक आपका यहाँ पर शियर स्ट्रेस जनरेट होगा। शियर स्ट्रेस का मतलब सिंपली शियर से है, मैं यहाँ पर स्ट्रेस ना लिख करके सिंपली शियर लिख रहा हूँ। शियर का मतलब होता है सिंपली कटिंग एक्शन, कटिंग हो रही है और इस पॉइंट पर कटिंग हो रही है, मतलब शियरिंग हो रही है। ठीक है, तो आप यहाँ समझ पाओगे कि जो बट जॉइंट है, बट जॉइंट में दो प्लेन मिलते हैं फॉर द कटिंग, तो इसलिए हम लोग इसको बोल देते हैं डबल शियर का केस। और लैप जॉइंट में सिंगल पॉइंट ऑफ कटिंग होता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं सिंगल शियर का केस। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी इस डायग्राम के थ्रू। ये फोर्सेस हैं जो अप्लाइड होते हैं। सिंपली कटिंग हो रही है इसलिए इसको शेयरिंग बोल रहे हैं, शेयरिंग का मतलब यहाँ पर सिंपली कटिंग से ही है, दैट इज ऑल। नाउ कमिंग टू द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बोल्ट अंडर द सिंगल शियर। सिंगल शियर की मैं बात करूं जो लैप जॉइंट के लिए है, तो आप देखोगे द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन विल बी लाइक दिस, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन विल बी लाइक दिस फ्रॉम दिस सपोर्ट, ये इस डायरेक्शन में फोर्स था आपका और ये स्ट्रेसेस रहेंगे और इस यहाँ पर स्ट्रेसेस रहेंगे। तो आप देख रहे हो ये जो पॉइंट होगा, ये जो यहाँ पर जो लाइन होगी, इस लाइन पर आपके सबसे ज़्यादा स्ट्रेसेस मिलेंगे। ठीक है, इस लाइन पर सबसे ज़्यादा स्ट्रेसेस होंगे, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ मैक्सिमम बोल्ट शियर। ठीक है, ये है आपका शियर प्लेन। ठीक है, ये आपका क्या है, शियर प्लेन। यहाँ पर स्ट्रेसेस जो होंगे सबसे ज़्यादा होंगे। क्लियर, स्ट्रेसेस कितने ज़्यादा होंगे, ये, और हम लोग इसको बोल रहे हैं मैक्सिमम बोल्ट शियर। क्लियर। सो नाउ कमिंग टू द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोल्ट अंडर द डबल शियर, क्योंकि यहां पर मैं बात कर रहा हूं बट जॉइंट की। बट जॉइंट की भी बात करूंगा तो बट जॉइंट के लिए एक पहली प्लेट के लिए ये रहेगा। ठीक है, पहली ये, दिस इज फॉर द कवर प्लेट। ठीक है, और दिस इज फॉर द मेन प्लेट एंड दिस इज अगेन फॉर द कवर प्लेट। तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा, तो यहाँ पर आपके दो शियरिंग प्लेन बनेंगे। एट दैट पॉइंट द स्ट्रेसेस विल बी द मैक्सिमम, स्ट्रेसेस विल बी द मैक्सिमम। क्लियर, स्ट्रेसेस विल बी द मैक्सिमम। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। शियर प्लेन, ओके, दैट इज ऑल दैट यू नीड टू मेमोराइज। आपको ये बहुत अच्छे लेवल से समझ में आ गया है। ये एक्चुअली डिटेल्ड रिवीजन क्लास है, दैट इज व्हाई आई विल नॉट गो इन डिटेल हियर। ओके, नाउ सेकंड इज shear failure of plate। shear failure of plate, यहां पर कोई आपके पास बोल्ट है, ये बोल्ट का लोकेशन जो प्लस से दिख रहा है, ये बोल्ट का लोकेशन एक्चुअली। ठीक है, तो shear फेलियर ऑफ द प्लेट, अभी shear ऑफ फेलियर ऑफ द बोल्ट पढ़ रहे थे, अब है सेकेंड shear फेलियर ऑफ द प्लेट। अब जब आप इसके ऊपर लोड अप्लाई कर रहे हो, दैट लोड इज टेंसाइल इन बिहेवियर, तो यहाँ पर आपको कुछ फेलियर देखने को मिलता है, दैट इज ड्यू टू द इनसफिशिएंट एंड डिस्टेंस और द एज डिस्टेंस। द टाइप ऑफ फेलियर विल जनरली अकर व्हेन द एज डिस्टेंस इज नॉट सफिशिएंट, ये बात आप याद रखिए, इज नॉट सफिशिएंट, ये आपसे पूछा जाता है। shear फेलियर ऑफ प्लेट कब होता है, when you will answer when edge distance is not sufficient provided। अब इसकी वजह से क्या होगा, स्ट्रेस कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा नियर द एजेस और यहाँ पर फेलियर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई है। क्लियर। नाउ कमिंग टू द बियरिंग फेलियर ऑफ द बोल्ट। बियरिंग फेलियर ऑफ द बोल्ट का मतलब होता है, बियरिंग मतलब क्या होता है, लोड डायरेक्टली बियर कर रहे हो। ठीक है, जैसे आप क्या कर रहे हो, आप सिंपली मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे आप अभी पेन पकड़े हुए हो, पेन को आपने होल्ड कर रखा है। ठीक है, होल्ड कर रहे हो, तो उसी वक्त आपने जो पेन पकड़ा हुआ है, तो पेन पकड़ने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर
किसी एक पॉइंट पर दोनों चारों तरफ से जो फिंगर्स होते हैं, फिंगर से आप क्या कर रहे हो, चारों तरफ से फोर्स अप्लाई कर रहे हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो, राइट। तो ये क्या है, उस पर्टिकुलर एरिया के लिए ये बियरिंग है, उस पर्टिकुलर एरिया के लिए ये क्या है, बियरिंग है। सिंपली आपने इतनी बात समझ ली है, ओके। तो ये बियरिंग है। अब यहाँ पर आप कोई प्रोवाइड करा रहे हो लैप जॉइंट, लैप जॉइंट में आपने लोड लगाया है P टेंसाइल इन बिहेवियर, देन आफ्टर यू विल इंसर्ट द रिवेट ओवर हेयर। तो आप देखोगे कि यहाँ पर आपको कोई लोड अप्लाइड होगा, कोई लोड लगेगा या नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ से जब आप इस, ये देखो आपको मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा अच्छे से। आपका ये सर्किल है, ये प्लेट का क्या है, प्लेट का ये होल है। इस होल के अंदर आप इंसर्ट करोगे आप अपना रिवेट, रिवेट इंसर्ट करोगे। तो रिवेट इंसर्ट करने के बाद ये इसका क्या है, टोटल डेप्थ है। ये रिवेट आपने इंसर्ट किया, ये वाला जो रिवेट है इसके अंदर इंसर्ट किया। इंसर्ट करने के बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, किसी एक प्लेट को कंसीडर कर लो, लेट्स कंसीडर हेयर दिस प्लेट। तो आप यहाँ पर क्या देखोगे, आप देखोगे कि आपकी प्लेट का जो ये वाला पोर्शन है, यहाँ पर देखो ये वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज अप्लाइंग लोड ओवर द रिवेट, दिस पोर्शन अप्लाइंग लोड ओवर द रिवेट। तो क्या होगा, रिवेट के ऊपर लोड लगेगा, दैट लोड विल क्रश द प्लेट। तो यहाँ पर रिवेट की क्या हो जाएगी, क्रशिंग हो जाएगी भाई, क्रशिंग हो जाएगी। लोड के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड लग गया, इसकी वजह से क्रशिंग हो जाएगी। तो क्रशिंग फोर्स आप कंसीडर करोगे या फिर फोर्स निकालने के लिए आप एरिया कंसीडर करोगे, तो एरिया विल बी व्हाट हियर, इस रिवेट को, ये जो आपके पास रिवेट है, ये रिवेट है, ये इसका शैंक पोर्शन है, इस शैंक को आप इसको कट कर दो, इसको आप कट कर दो। कट कर दो। अब कट करने के बाद आपको ये कैसा दिखेगा, आपको कुछ ऐसा दिखने वाला है ये, ठीक है, कुछ ऐसा दिखने वाला है, आधा कुछ आपको इस तरह से दिखने वाला है, ठीक है। तो आप जो एरिया कंसीडर करोगे वो कौन सा कंसीडर करोगे, आप ये वाला एरिया कंसीडर करोगे, राइट। तो ये वाला एरिया, तो थ्रू आउट द डेप्थ आप ये वाला एरिया कंसीडर करोगे इनटू द फैक्ट, ठीक है। जिसमें एक तो आपका क्या होगा, ये डायमेंशन जो होगा वो आपका डी होगा और ये आपका टोटल बी हो जाएगा। तो आप यहाँ पर बी इंटू डी कंसिडर कर लोगे, राइट, बी इंटू डी कंसिडर कर लोगे। तो सिग्मा अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो आप क्या करोगे, पी अपॉन बी इंटू डी। स्ट्रेस क्या होता है, लोड अपॉन एरिया, लोड अपॉन एरिया। तो आप इस तरह से इसको कैलकुलेट कर लोगे। मेरी बात समझ में आ रही है। ये जो क्रशिंग वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये आपने समझ लिया तो आप इसको समझ जाओगे, क्योंकि आपके जो रिवेट पर लोड लग रहा है चारों तरफ से, ठीक है। तो जो लोड है वो क्या लगा रहा है, ये जो प्लेट है ये लगा रहा है, ये प्लेट लगा रहा है, ये बात आपको समझनी होगी। और ये प्लेट का जो लोड है, जिस तरह से आप इसको कंसीडर करोगे वो आपने समझ लिया, तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। वो जो लोड है दैट इज क्रशिंग। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट, that is tearing failure of the plate. This type of variable generally occur when, this is failure actually, failure generally occur when the distance between two consecutive rivets is not sufficient. मतलब यहाँ पर क्या है, pitch is not provided sufficient
मतलब मैं अगर क्या करूं, P मिनिमम है ये प्रोवाइड ना करूं, दैट मस्ट बी 2.5 टाइम्स ऑफ D। अगर ये क्राइटेरिया मैं प्रोवाइड ना कराऊं तो कौन सा फेल्योर आएगा, दैट फेल्योर विल बी टीयरिंग फेल्योर। बात समझ में आ रही है, दैट इज टीयरिंग फेल्योर। क्लियर? तो ये फेल्योर देखने को मिलेगा, टीयरिंग फेल्योर ऑफ द प्लेट। और ये किस तरह से, यहां से ये जो पोर्शन होगा प्लेट का ये निकल जाएगा, ये जो पोर्शन होगा प्लेट का ये क्या हो जाएगा, टीयर आउट हो जाएगा। ठीक है, ये कब होता है, जब आप टेंसाइल लोड लगाते हो। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट, स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट। स्ट्रेंथ ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको डायरेक्टली न्यूमेरिकल से डील करना होता है। तो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट सबसे पहले BDSB लिखोगे आप, दैट इज FUB अपॉन √3 NN ANB NS ASB। दोनों में से आपको कोई एक क्राइटेरिया कंसीडर करना होता है। ठीक है, अगर आपको कुछ बोला जाए जो कि क्राइटेरिया से रिलेटेड होगा कि अगर आपको ये क्राइटेरिया फॉलो करना है तो आप वही क्राइटेरिया फॉलो करोगे सिंपली। NN और NSB क्या होता है ये हम लोग समझेंगे। NN is nothing but the number of shear plane with threads intercepting the shear plane, intercepting the shear plane। और NS is nothing but the number of shear planes without threads intercepting the shear plane। जैसे आपके पास कोई मैं लैप जॉइंट कंसीडर कर रहा हूं, ये आपके पास कोई लैप जॉइंट है, सिंपली बहुत आसानी के साथ समझिएगा आप। अब इस लैप जॉइंट में आप कोई बोल्ट या बोल्ट प्रोवाइड करा रहे हो। ठीक है, ये एक्चुअली बोल्टिंग के लिए है। तो ये क्या है आपका, यहाँ पर होगा shear plane, yes और नो। ये यहाँ पर ये होगा आपका shear plane, ये होगा shear plane। अब इसके बाद आपने यहाँ पर समझा कि जो थ्रेड्स, NN का मैं मीनिंग बता रहा हूँ, NN का मतलब ये है नंबर ऑफ shear planes इंटरसेप्टिंग द shear plane। ठीक है, ये जो थ्रेडिंग इसकी हो रखी है, ये जो थ्रेडिंग इसकी हो रखी है बोल्ट की, ये थ्रेडिंग क्या है, ये shear plane को इंटरसेप्ट कर रही है, मतलब ये इसको क्रॉस कर रही है। ठीक है, और ये आपका कोई हेड होगा बोल्ट का, यहाँ पर कोई एक नट लगा होगा, तो ये आपको एक पिक्चर मिल गई। और ये आपका जो कुछ थ्रेडेड बोल्ट है जो कि इंटरसेप्ट कर रहा है इस shear plane को। तो आप क्या कंसीडर करोगे, NN कंसीडर करोगे। सिमिलरली अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर जो थ्रेडिंग है, ये जो थ्रेडिंग है ये इंटरसेप्ट नहीं कर रही है शेयरिंग प्लेन को, इसकी जो थ्रेडिंग है ये इंटरसेप्ट नहीं कर रही है शेयरिंग प्लेन को, मतलब ये इसी लेवल तक है, मतलब इसका ये रीच नहीं कर रही है इस शेयरिंग प्लेन को। ठीक है, ये क्रॉस नहीं कर रही है इस शेयरिंग प्लेन को। तो आप कहोगे कि दैट इज द केस ऑफ NS, दैट इज द केस ऑफ NS। आप मुझे बताओ कि दोनों में अगर कोई केस नहीं गिवन है, नो केस इज गिवन, तो यू विल गो टू द विच केस, NS और NN, क्योंकि आपको दोनों में से कोई एक कंसीडर करना है। एनी वन कंसीडर करना है आपको। तो आप किसकी तरफ जाओगे, आप जाओगे NN की तरफ, क्योंकि आपने ऑलरेडी माना हुआ है कि ये थ्रेडिंग ऑलरेडी इंटरसेप्टिंग इसकी हो रही है, राइट। तो इसका मतलब, मानने का मतलब क्या है कि जो NN है, NN का मतलब ये है तो प्लेन कितना है, 1 है। तो यहाँ पर जो एरिया यूज करोगे ANB यूज करोगे। ANB क्या होता है, 0.78 टाइम्स ऑफ π/4 d स्क्वायर। और जो ASB होता है जो कि NS के साथ में दे रखा है, ASB ये होता है आपका π/4 d स्क्वायर। तो दोनों में मिनिमम कौन सा है, विच इज मिनिमम, ये आपका मिनिमम होगा। ये मिनिमम लेने का रीजन क्या है,
क्योंकि अगर आप एरिया मिनिमम लोगे तो जो स्ट्रेसेस हैं वो स्ट्रेसेस क्या होंगे, मिनिमम होंगे। और मिनिमम क्राइटेरिया हमें हमेशा कंसीडर करना है डिज़ाइन में, ठीक है। डिज़ाइन में आप हमेशा मिनिमम क्राइटेरिया ही लेके चलोगे, राइट। क्यों? क्योंकि आप मिनिमम स्ट्रेसेस कैलकुलेट करोगे तभी आपको यहाँ पर ज़्यादा सेफ्टी मिलेगी, ठीक है। अगर सपोज दैट आपको 3 स्ट्रेंथ दे रखी है, ठीक है, एक शियर, बियर और टियर। टियर मतलब टियरिंग, बियर मतलब बियरिंग और शियर मतलब शियरिंग। एक आपको दे रखी है 45 किलो न्यूटन और एक दे रखी है आपको 90 किलो न्यूटन, एक आपको दे रखी है 120 किलो न्यूटन। तो आप कौन सा कंसीडर करेंगे? विच विल बी द डिज़ाइन स्ट्रेंथ फॉर यू गाइज? आप डिज़ाइन स्ट्रेंथ कंसीडर करोगे मिनिमम वाली, क्योंकि आपको यहाँ पर मिनिमम क्राइटेरिया से डील करना है, ठीक है। मिनिमम क्राइटेरिया से डील करना है, दैट इज वाई वी विल यूज द मिनिमम हियर, ठीक है। और मिनिमम आप एरिया लोगे, मिनिमम एरिया लोगे तो मिनिमम आपको मिलेगी स्ट्रेसेस, और स्ट्रेसेस मिनिमम होंगे तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पर मिनिमम स्ट्रेंथ मिलेगी, ठीक है। थैंक यू। ओके, समझ में आ गया होगा। चलो, दोनों चीज़ें मैंने समझा दी हैं। अब इसके बाद आप यूज़ करते हो रिडक्शन फैक्टर्स, राइट। तो रिडक्शन फैक्टर से डील करने के लिए क्या होता है एक्चुअली, यहाँ पर ये है आपका कोई गसेट प्लेट। गसेट प्लेट सिंपली आपका एक ऐसा प्लेट होता है जो कि एक या एक से अधिक मेंबर्स को कनेक्ट कराता है। सिंपली यहाँ पर आप किसी दूसरे मेंबर को भी कनेक्ट करा सकते हो, ठीक है। तो ये जो प्लेट जिस पर आप कनेक्ट कराओगे ये कहलाएगी आपकी गसेट प्लेट। समझ में आ गया? अब यहाँ पर जब आपका लेंथ ऑफ जॉइंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब यहाँ पर जो लेंथ ऑफ जॉइंट या पिच की वैल्यू कह सकते हो ज़्यादा हो गई है, पिच नहीं कह सकते हो एक्चुअली, पिच कैसे कह दोगे, एक्चुअली ये जो लेंथ ऑफ जॉइंट बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बोल्ट्स हैं बहुत ज़्यादा मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं, बहुत लंबी लेंथ में मैंने प्रोवाइड किए हैं, तो ये कहलाएगा लेंथ ऑफ जॉइंट इज लेंदी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर रिडक्शन फैक्टर इसके अंदर अप्लाई करोगे, और रिडक्शन फैक्टर अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पर अप्लाई करोगे बीटा एल जे। ये कब यूज करोगे? when length of joint is greater than 15 times of d, 15 times of d, d is the diameter of bolt। ये आपको चेक करना है, ठीक है। जैसे आपको 20 mm का बोल्ट प्रोवाइड कराना है, d का वैल्यू 20 mm है, तो आपको यहाँ पर चेक करना है कि जो लेंथ ऑफ कनेक्शन कितना है, लेंथ ऑफ कनेक्शन आपको चेक करना है कि 15 टाइम्स ऑफ इतना तो नहीं है। अगर इससे ज़्यादा है तो आप यहाँ पर बीटा एल जे प्रोवाइड कराओगे, और कहाँ प्रोवाइड कराओगे, आप यहीं पर मल्टीप्लाई करा दोगे इनटू बीटा एल जे, ठीक है। रिडक्शन फैक्टर इसी स्ट्रेस के साथ मल्टीप्लाई करा दोगे। समझ में आ गई बात? तो बीटा एल जे इक्वल्स टू 1.075 माइनस 0.005 एल जी अपॉन डी। क्राइटेरिया आपको सारे पता हैं, और ये वैल्यू आपको मिलेगी 0.75 से लेकर के 1.0 के बीच में। क्लियर एवरीवन? सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, रिडक्शन फैक्टर फॉर द ग्रिप लेंथ। अब यहाँ पर आपने कोई बोल्ट प्रोवाइड किया है, और इस बोल्ट के केस में आपको जो लेंथ मिली है दैट हैश करके मैं यहाँ पर जो डार्क करके मैं जो लेंथ दिखा रहा हूँ दैट इज कॉल्ड ग्रिप लेंथ एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पर आपने नेट प्रोवाइड किया है, यहाँ पर हेड प्रोवाइड किया है, दोनों के बीच का जो लेंथ कहलाएगा वो आपका ग्रिप लेंथ कहलाएगा, ठीक है। तो ग्रिप लेंथ आपका अगर एल जी का वैल्यू जो है दैट इज हायर देन द 8D, अगर ये एल जी का वैल्यू, जैसे आपको 20 mm का डी दे रखा है डायमीटर ऑफ बोल्ट, तो आपका ये जो वैल्यू है 8 टाइम्स ऑफ 20 मतलब 160 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो ग्रिप लेंथ है
ये आपकी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये वैल्यू ज़्यादा है तो आप यहाँ पर रिडक्शन फैक्टर का मल्टीप्लाई करोगे, किस में मल्टीप्लाई करोगे, इसी के अंदर मल्टीप्लाई करा दोगे बीटा एल जी, ठीक है, मल्टीप्लाई करा दोगे सिंपली। आई बात समझ में। चलो थर्ड पॉइंट देखते हैं, रिडक्शन फैक्टर फॉर द पैकिंग प्लेट। पैकिंग प्लेट के लिए रिडक्शन फैक्टर, ओके, तो पैकिंग प्लेट के लिए रिडक्शन फैक्टर मतलब यहाँ पर अगर पैकिंग प्लेट प्रोवाइड कराओगे तो आपको यहाँ पर रिडक्शन फैक्टर लगाना पड़ेगा, ओके, दैट इज 1 माइनस 0.0125 TPKG। TPKG मतलब यहाँ पर कोई थिकनेस निकल के आएगा TPKG, और TPKG होता क्या है, लेट्स टेक दिस इज T1 एंड दिस इज T2, तो T1 माइनस T2 विल बी इक्वल टू TPKG, ठीक है। तो ये हो जाएगा थिकनेस ऑफ प्लेट, और थिकनेस ऑफ प्लेट आप आसानी से कैलकुलेट कर पाओगे। तो आप यहीं पर इसका रिडक्शन फैक्टर मल्टीप्लाई करा दोगे इससे, इसी फॉर्मूले के साथ बीटा PKG, ओके। So that is all about the reduction factors. Now coming to the shear capacity of the HSFG bolts. HSFG bolts, okay, BSF equals to हो जाएगा mu f NE KH F नॉट अपॉन गामा F, ठीक है। और आप इसको देख लोगे, ये जनरली आपका उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जस्ट फॉर द कंप्लीशन, बिकॉज आई एम अ टीचर हेयर, सो आई विल कंप्लीट एंटायर द सिलेबस, एंटायर द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट मे कम इनटू योर एग्जामिनेशन, राइट। सो नाउ म्यू एफ की बात करते हैं। म्यू एफ इज द स्लिप फैक्टर जिसकी वैल्यू रखी जाती है 0.102 0.52। एनी होता है नंबर ऑफ इफेक्टिव इंटरफेसेस ऑफरिंग फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस टू द स्लिप, ठीक है। जैसे यहाँ पर कोई लैप जॉइंट प्रोवाइड किया है, इस लैप जॉइंट में आप कोई बोल्ट यूज़ कर रहे हो, जब लोडिंग बहुत ज़्यादा होती है तब आप HSFG बोल्ट का यूज़ करते हो। ये कोई आपने HSFG बोल्ट यूज़ किया है, तो HSFG बोल्ट यूज़ करने का ही मतलब यही होता है कि ये जो प्लेन है आपका, ये जो प्लेन बता रहा हूँ, इस पर फ्रिक्शन अप्लाइड होगा, ठीक है, इस पर फ्रिक्शन अप्लाइड होगा और इस फ्रिक्शन के थ्रू लोड ट्रांसफर होगा, ये जो बोल्ट में लोड ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो ये कहलाता है हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट्स। HSFG का फुल फॉर्म होता है हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट, क्योंकि यहाँ पर अप्लाइड होता है जो ग्रिप है। ग्रिप कहाँ पर है, ये ग्रिप है, इस लेंथ में ग्रिप है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर अप्लाइड होता है क्या, फ्रिक्शन, ओके। ये हाई स्ट्रेंथ बोल्ट होते हैं। सो नंबर ऑफ इफेक्टिव इंटरफेसेस ऑफरिंग फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस टू द स्लिप, यहाँ पर जितने इफेक्टिव इंटरफेसेस होंगे वो हम लोग कंसीडर करेंगे। KH, अच्छा इससे पहले आपको एनी का वैल्यू 1, लैप जॉइंट के लिए आपका 1 आएगा। इफेक्टिव इंटरफेस क्या है आपका, जिस तरह से हम लोग वहां पर शेयर प्लेन बात कर रहे थे, तो यहाँ पर इफेक्टिव इंटरफेस ये होगा, ओके, इफेक्टिव इंटरफेस। एन इक्वल टू 2 होगा फॉर द डबल कवर बट जॉइंट। KH का वैल्यू 1 होगा फॉर द फास्टनर इन क्लियरेंस होल, 0.85 होगा फॉर द शॉर्ट स्लॉटेड होल्स। शॉर्ट स्लॉटेड होल्स और लॉन्ग स्लॉटेड होल्स क्या होते हैं, जैसे आपने कोई प्लेट प्रोवाइड की है और इसके अंदर कुछ इस तरह की आप कटिंग करते हो अनदर प्लेट में, और यहाँ पर आप बोल्ट प्रोवाइड कराते हो जिससे कि आपको इस पर्टिकुलर मेंबर का मूवमेंट अलाउ कराना हो। जैसे आपने क्या किया, एक कोई प्लेट आपने इसी के साथ अटैच कर दी और आपने यहाँ पर ये जो क्या है आपका होल है और इसके अंदर आपने ये बोल्ट प्रोवाइड किया, ठीक है।
तो बोल्ट प्रोवाइड किया, तो ये बाकी का क्या है, क्लियरेंस है। तो ये किस लिए, क्योंकि हम लोग ऐसी कंडीशन फेस करते हैं जिसमें हमें इस प्लेट का मूवमेंट अलाउ कराना होता है। तो ये क्लियरेंस क्या करेगा, इस प्लेट के लिए मूवमेंट अलाउ कराएगा। ठीक है, तो ये मूवमेंट अलाउ कराने के लिए जब शॉर्ट लेंथ अवेलेबल होती है तो इसको शॉर्ट स्लॉटेड बोलते हैं, और जब आपके पास लॉन्ग लेंथ अवेलेबल होती है तो लॉन्ग स्लॉटेड पोल इसको बोलते हैं। ठीक है, तो उस केस में 0.75 कंसीडर करेंगे। नाउ एफ नॉट मिनिमम बोल्ट टेंशन एट द इंस्टॉलेशन, जो भी, और इसके अंदर जो एफ नॉट है, स्मॉल एफ नॉट, ये प्रूफ स्ट्रेस होगी, और 0.7 टाइम्स ऑफ एफ यू बी अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ द बोल्ट से आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.70 का, तो आपको मिलेगा यहाँ पर प्रूफ स्ट्रेस। ए एन बी नेट एरिया ऑफ द बोल्ट, जो कि आप यहाँ पर 0.78 टाइम्स ऑफ पाई बाई 4 डी स्क्वायर आप अप्लाई करोगे, तो यहाँ से आप सारे क्राइटेरियाज कैलकुलेट कर पाओगे। ओके, नाउ कमिंग टू द टेंशन रेजिस्टेंस ऑफ द HSFG बोल्ट। टेंशन रेजिस्टेंस के लिए ये इंपॉर्टेंट है, TDF से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इनमें दो चीज़ों से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इसका मिनिमम ऑफ 0.9 FUB AN अपॉन गामा MB, FYB ASB अपॉन गामा M। बस इस फॉर्मूले को आप एक बार देख लो। 0.9 के साथ क्या होता है, FUB होता है, AN होता है, ये आप देख लो, और सेकंड वाले में क्या है, ASB। ठीक है, ASB होता है और FYB होता है। ये यील्ड वाला किसके साथ है, शेयर के साथ है। ठीक है, और ये नेट एरिया ANB इसके साथ है, FUB अल्टीमेट के साथ, और 0.9 का मल्टीप्लिकेशन है, ये आप देख लो, बस बाकी एक काम हो गया। AN क्या होता है, 0.78 पाई बाई 4 डी स्क्वायर, और ये आपका पाई बाई 4 डी स्क्वायर होता है ASB, और जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर हैं वो आप याद रख लो, गामा MB कितना होता है 1.25, गामा M आप हमेशा 1.1 लेके चलोगे। ठीक है, गामा MB आप 1.25 लेके चलोगे, क्योंकि आप यूज़ कर रहे हो LSM, इसलिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर आ रहा है, और गामा M या गामा M नॉट देखने को मिलेगा तो हमेशा आप 1.1 यूज़ करोगे। FUB आप कंसिडर करोगे 8.8 के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हो HSFG बोल्ट, और HSFG बोल्ट आप जानते हो हाई स्ट्रेंथ बोल्ट होते हैं। हाई स्ट्रेंथ बोल्ट में आपको देखने को मिलेगा 800 MPa। आपको पता है यहाँ पर एक कोई बोल्ट ग्रेड नाम की चीज़ होती है, बोल्ट ग्रेड नाम की चीज़ होती है, जैसे आपको दे रखा है 4.6 बोल्ट ग्रेड, तो इसका मतलब होता है 400 MPa is the ultimate strength of the bolt, और 0.6 का मतलब ये होता है कि आप 400 में 0.6 का मल्टीप्लाई करा दो तो ये बन जाएगा आपका यील्ड स्ट्रेंथ। तो ये हो जाएगा आपका 240 MPa। मेरी बात समझ में आ गई आपको? तो ये कुछ बोल्ट ग्रेड नाम की चीज होती है, ये आपको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करती है। 8.8 में आप यहाँ समझ रहे हो, 8.8 में जो 8 है, 8 का मतलब है 800 MPa, और इसी में मल्टीप्लाई करा दो, ये आपका क्या होगा, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, और इसी में आप मल्टीप्लाई करा दो 0.8 इंटू 800, तो ये हो जाएगा आपका 640 MPa यील्ड स्ट्रेंथ। ठीक बात है, तो इतनी बात आपने समझ ली है, जो कि मैंने यहाँ पर कैलकुलेट करके लिखा हुआ है। कमिंग टू द नेक्स्ट, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट। बियरिंग स्ट्रेंथ आप सिंपल एक फॉर्मूला याद कर लो, 2.5 kb इंटू dt इंटू FU अपॉन गामा MB। कितना, 2.5 K इंटू B तो होता ही नहीं है, 2.5 kb इंटू D इंटू T इंटू FU अपॉन गामा MB।
केवी का जो वैल्यू है, केवी के लिए 3 क्राइटेरिया दे रखे होते हैं। जनरली 3 क्राइटेरिया होते तो 4 हैं, जनरली हम लोग 3 क्राइटेरिया में ही चेक करते हैं, क्योंकि हमारी जो वैल्यू है लगभग 3 क्राइटेरिया के बीच में लाई करती है। पहला क्राइटेरिया है E/3DH। यहाँ पर DH का मतलब क्या है, डी नॉट से है, डी नॉट का ही हम लोग बोल रहे हैं, डी नॉट को ही बोल रहे हैं हम DH, ठीक है। DH का मतलब है डायमीटर ऑफ होल, ठीक है, डायमीटर ऑफ होल ऑफ व्हाट, बोल्ट होल, राइट। E/3DH, फिर रहेगा आपका P/3DH माइनस 0.25 और रहेगा FUB/FU, ठीक है, और ये रहेगा फोर्थ वन इज 1, ठीक है। तो आई होप यू गॉट माई पॉइंट हियर। विच एवर इज मिनिमम, जो आपका मिनिमम होगा वो कंसिडर करोगे। जैसे ये आ गया आपका 0.40 और ये आ गया आपका 0.48 और ये आ गया 0.97 से 0.98, ये लगभग इतना ही आता है, लगभग ये वैल्यू हमेशा इतनी ही आती है। तो दोनों में जो वैल्यू मिनिमम होगी, क्योंकि ये यहाँ पर मिनिमम है तो यहाँ पर केवी की वैल्यू रख दोगे। एडॉप्ट केवी इक्वल टू 0.40, तो ये आप पुट कर दोगे, दैट विल बी योर केवी। और इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे, डी इज द डायमीटर ऑफ बोल्ट, टी इज द थिकनेस ऑफ द प्लेट, एफ यू इज द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट, गामा एम बी इज द partial safety factor for the bolt, that gamma mb equals to 1.25। you know all the data here, ठीक है, सारी वैल्यूज आपको पता है। कमिंग टू द नेक्स्ट, टेंसाइल कैपेसिटी ऑफ द बोल्ट, TDB इक्वल्स टू होता है आपका 0.9 AN FUB अपॉन गामा MB। ओके, ये फॉर्मूले आपको देखने हैं, एक बार जरूर देखने हैं। वैसे तो आपका जो सेमेस्टर एग्जाम वगैरह होता है वहां पर आपको वैल्यूज दे रखी होती हैं, लेकिन आपको गेट एंड कन्वेंशनल एग्जाम में याद करनी रहती हैं सारी चीजें, ठीक है। गेट और कन्वेंशनल के लिए ये सारी चीजें याद रखी नहीं होती हैं, ठीक है। 0.9 AN FUB अपॉन गामा MB। नाउ FU that must be lesser than FU अपॉन 1.1, ठीक है। और बोल्ट सब्जेक्टेड टू द कंबाइंड शियर एंड द टेंशन, इसको जरूर याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। कंबाइंड के लिए पूछ दिया जाता है VSB अपॉन VDB, TB अपॉन TDB का स्क्वायर, ठीक है, दैट मस्ट बी लेसर देन और इक्वल टू 1.0। ये सारे के सारे आपको एक बार देखने हैं, याद करना है, एक बार देख लो, याद कर लो, ठीक है। नोटेशंस आप देख लेना। नाउ कमिंग टू द एफिशिएंसी ऑफ द जॉइंट, जस्ट सपोज दैट आपको एफिशिएंसी कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले क्या करोगे, स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट, स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट, जैसे आपने 3 स्ट्रेंथ कैलकुलेट करी। फर्स्ट शियर स्ट्रेंथ, सेकंड बियरिंग स्ट्रेंथ, थर्ड वन इज टियरिंग स्ट्रेंथ और द टेंसाइल स्ट्रेंथ। मैंने जैसा कि बताया, ये वैल्यू आई आपकी 45 किलो न्यूटन, ये वैल्यू आई आपकी 80 किलो न्यूटन, ये वैल्यू आई आपकी 95 किलो न्यूटन, ठीक है। तो आप इसमें से कौन सा स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट बोलोगे, whichever is minimum will be strength of joint, ठीक है। जो भी वैल्यू मिनिमम होगी वो आपकी स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट होगी। तो यहाँ पर 45 किलो न्यूटन विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट। अब यहाँ पर मैं बात करूँ स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट में कुछ नहीं होता है, आप यहाँ पर जो एरिया है, एरिया ऑफ प्लेट क्या कंसीडर करोगे, विदाउट होल कंसीडर करोगे, और यहाँ पर जो एरिया कैलकुलेट कर लोगे और इसको आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दोगे स्ट्रेस से, ये बन जाएगा आपका स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। क्लियर है।
स्ट्रेस इनटू एरिया ही तो करते हैं, वो क्या बन जाता है आपका, स्ट्रेंथ बन जाता है। नाउ एक बात और पूछी जाती है आपसे, व्हाट इज द बोल्ट वैल्यू और द रिवेट वैल्यू। तो शियर और बियर में जो स्ट्रेंथ मिनिमम होती है वो कहलाएगी आपकी बोल्ट वैल्यू। वो क्या कहलाएगी आपकी बोल्ट वैल्यू। ठीक है, दोनों में से शियर और बियर में से जो मिनिमम, क्योंकि ये जो टीयरिंग स्ट्रेंथ होता है ये हम लोग प्लेट के लिए कैलकुलेट करते हैं अक्सर। ठीक है, टीयरिंग स्ट्रेंथ हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं दैट इज फॉर द प्लेट, और शियर और बियर कैलकुलेट करते हैं फॉर द बोल्ट। तो दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू होती है वो कहलाती है आपकी बोल्ट वैल्यू। बोल्ट वैल्यू जनरली रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट। क्लियर, स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट को रिप्रेजेंट करता है ये। नाउ कमिंग टू द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स, जैसा कि मैंने डिस्कस किया है ऑलरेडी, गामा एम नॉट आप कंसिडर करोगे 1.10, गामा एम नॉट जब बकलिंग हो रहा है तो तब भी आप 1.10 कंसिडर करोगे, मतलब आपको हर केस में गामा एम नॉट की वैल्यू 1.10 ही कंसिडर करनी है। अल्टीमेट स्ट्रेस गामा जो 1.25 कंसिडर करोगे, गामा की वैल्यू 1.25 कंसिडर करोगे सिंपली। गामा एम नॉट दे रखा होगा 1.1 कंसिडर कर लो, गामा एम बी दे रखा होगा 1.25 कंसिडर कर लो। इसके अलावा कितना ही गामा कुछ भी दे रखा होगा, गामा 1.25 ही कंसिडर करना है सिंपली, जब तक कि आपसे ना कहा जाए कि वेल्डिंग जो है, वेल्डिंग आपकी कहाँ हो रही है, फील्ड में हो रही है। क्योंकि आप यहाँ पर गामा एम डब्ल्यू जब लोगे फॉर द फील्ड केस, तब आपको यहाँ पर 1.50 लेना होगा, क्या, गामा एम डब्ल्यू। अदरवाइज गामा एम बी का वैल्यू 1.25 ही लेना है एट द एवरी प्लेस इनटू द डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर whenever you are using here design by the limit state method, right? Gamma mw that you will take here 1.50 for the field, or you can say for the site weld। मैं यहाँ लिख देता हूँ, जब आप साइट में वेल्डिंग कर रहे हो, साइट पर जब वेल्डिंग कर रहे हो तब यहाँ पर आप लेके चलोगे 1.50। इसके अलावा आप कभी भी 1.5 नहीं लोगे गामा एम डब्ल्यू या गामा एम बी। ठीक बात है, आई होप यू क्लियर माई पॉइंट हियर। आपको दिख रहा होगा, आपको 1.25, 1.25, 1.25, 1.25 के अलावा कुछ वैल्यू दिख रही है, नहीं दिख रही है, दैट इज ऑल। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स। मैंने आपको एक बेसिक फंडा बता दिया है, बस इसी को फॉलो करना है आपको। नाउ कमिंग टू द इसेंट्रिक बोल्टेड कनेक्शन, सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इसेंट्रिक बोल्टेड कनेक्शन। तो देखिए यहाँ पर देयर इज सम मेंबर, इस मेंबर से ये कोई एक प्लेट कनेक्टेड है। ठीक है, इस प्लेट के ऊपर कोई लोड अप्लाई किया हुआ है P, ठीक है, जो कि आप देख पा रहे हो सेंटर पॉइंट से किसी ई इसेंट्रिसिटी पे अप्लाइड है। तो इसको हम लोग बोलेंगे इसेंट्रिक बोल्टेड कनेक्शन, इसेंट्रिक बोल्टेड कनेक्शन, राइट, बिकॉज द लोड इज अप्लाइड एट सम इसेंट्रिसिटी E, ओके, दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट eccentric bolted connection. Now let's see the definition here. It is a type of connection in which two plates are connected by chain, bolted and subjected to eccentric loading. Eccentric loading है यहाँ पर, okay, due to the eccentric loading two type of forces will act at a centroid of the riveted connection. These forces are direct force and the bending force. Let's understand here. यहाँ पर जब आप लोड अप्लाई करोगे P, तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, दिस लोड, इफ यू वांट टू ट्रांसफर दिस लोड ओवर हियर, अगर इस पॉइंट पर अगर आप लोड ट्रांसफर करना चाहोगे तो आप ट्रांसफर कर सकते हो। जब आप इसको ट्रांसफर करोगे तो आपके पास एक लोड होगा और एक मूवमेंट, ट्रांसफरिंग मूवमेंट आएगा, राइट। सो नाउ ये डायरेक्ट लोड आपका एक F1 के फॉर्म में अप्लाइड होगा, लेकिन ये जो मूवमेंट है
ये जो इसेंट्रिसिटी है, इसेंट्रिसिटी की वजह से मूवमेंट कॉज हुआ है, इसकी वजह से आप एक एडिशनल फोर्स देखोगे, दैट फोर्स इज बेंडिंग फोर्स, ठीक है, दैट फोर्स इज बेंडिंग फोर्स। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हियर डायरेक्ट फोर्स एंड द बेंडिंग फोर्स। दोनों के लिए हम लोग फॉर्मूले जनरेट करते हैं और यहाँ पर हम लोग सारी डिस्कशन करेंगे। सो डायरेक्ट लोड को हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर F1 इक्वल टू P अपॉन N लिख लेंगे, बिकॉज हेयर द नंबर ऑफ बोल्ट्स आर 1 2 3 4 5 6। हाउ मेनी बोल्ट्स आर हेयर? तो नंबर ऑफ बोल्ट्स आर हेयर 6। तो 6 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें एक रिवेट पर या एक बोल्ट पर हमें लोड कैलकुलेट करना होता है। तो ये जो डायरेक्ट फोर्स होगा ये कितने पर? 6 नंबर ऑफ रिवेट्स पर अप्लाइड होगा। 6 नंबर ऑफ रिवेट्स पर अप्लाइड होगा, तो F1 विल बी इक्वल टू P अपॉन 6 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पर बात करी जाए कि यहाँ से ये क्या है, दिस इज द सेंट्रॉइड पॉइंट। ये सेंट्रॉइड है, या फिर आप इसको CG कह सकते हो। ये सारे बोल्ट्स का, ये 6 बोल्ट्स हैं, इनका आप CG पॉइंट कह सकते हो। और यहाँ से जो एक्सट्रीम बोल्ट होगा, एक्सट्रीम बोल्ट मतलब यहाँ पर एक्सट्रीम बोल्ट कौन कौन से होंगे? 1 3 4, 6। ये जो क्या होंगे, ये एक्सट्रीम बोल्ट होंगे। यस और नो? बोल्ट, एक्सट्रीम बोल्ट कैसे कह रहे हैं? क्योंकि ये हाईएस्ट डिस्टेंस पर हैं। तो यहाँ पर इस CG पॉइंट से जो एक्सट्रीम बोल्ट की जो डिस्टेंस है, मैं इसको बोल रहा हूँ R max बोलूंगा। R max से हम लोग डील करेंगे, ओके, R max से हम लोग डील करेंगे। नाउ कमिंग टू द बेंडिंग फोर्स ड्यू टू बेंडिंग। सो हम लोग F2 से डिनोट कर रहे हैं इसको, दैट इज mr अपॉन सिग्मा r स्क्वायर, mr अपॉन सिग्मा r स्क्वायर। m is what here? I had already told you, P into E is the m, ठीक है। मोमेंट क्या होगा? मोमेंट होता है आपका लोड इनटू लीवर आर्म, ठीक है। तो इससे हम लोग डील करेंगे। P into E is the मोमेंट here, एंड ये मोमेंट एक्ट होगा दैट इज एट द r डिस्टेंस। r is nothing but the distance from the extreme fiber, right? और you can say R simply ले सकते हो, there is no issue, right? I will not explain here how this formula is generated. So finally you need to memorize here mr upon sigma r square, okay? So finally you will get the PE into R upon sigma r square. That is the form that you need to memorize, right? So you know very well F जो फाइनल आप रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करना चाहो, रिजल्टेंट फोर्स इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, दैट इज अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 इंटू कॉस थीटा, राइट। तो ये आप इस तरह से F कैलकुलेट कर पाओगे, बिकॉज ऑफ व्हाट? आप F1 F2 तो कैलकुलेट कर ले रहे हो, F1 एंड F2 कैलकुलेट कर ले रहे हो, लेकिन आपको क्या, आपको एक रिजल्टेंट भी कैलकुलेट करना होगा। इन फोर्सेस का एक रिजल्टेंट कैलकुलेट करना होगा, राइट। अगर आपको यहाँ पर n कैलकुलेट करना है, ठीक है, अगर आप डिजाइनिंग कर रहे हो तो दैट फॉर्मूला यू विल अप्लाई हियर 6m अपॉन MVP, दिस इज द P, दिस इज P इज द पिच हेयर, ठीक है, V इज द डिजाइन शेयर, M इज द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ द बोल्ट्स। लेट्स कंसीडर हेयर नंबर ऑफ लाइन्स आर व्हाट? एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, नंबर ऑफ बोल्ट्स की लाइन ये है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर M की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, M की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, राइट। दिस इज नॉट मूवमेंट हियर, दिस इज M इज नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ द बोल्ट्स, राइट। सो दिस इज ऑल द स्टफ दैट यू नीड टू मेमोराइज, दैट यू नीड टू डील विद इट whenever you are solving the eccentric bolted connection, right? Now coming to the prying action, ठीक है। prying action की बात करेंगे। prying action is the phenomena in the bolted construction only, bolting के केस में ही ये applied होगा, whereby the deformation of the fitting under a tensile force increases the tensile force in the bolt, ठीक है। इट इज अ प्राइमरी ए फंक्शन ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस ऑफ द कनेक्शन। देखो, अगर आपको यहाँ पर जो भी आपके पास
क्वेश्चन प्राइंग फोर्सेस से रिलेटेड दिया जाएगा। अगर आपको कोई ऑब्जेक्टिव में स्टिफनेस जैसी चीज दिख रही है तो आप उसको आंसर करोगे, ठीक है। इट इज कॉज्ड बाय द प्राइंग फोर्सेस इन विच रिजल्ट्स इन डिस्टॉर्शन ऑफ द कैप प्लेट्स बीम फ्लेंजेस एंड द बोल्ट्स, राइट। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको रीड करनी है। बाकी मैं आपको समझाऊंगा कि हाउ दिस सीन इज हैपनिंग। सबसे पहले आपके पास कोई कनेक्शन है, जैसे आपके पास कोई एक प्लेट है, इस प्लेट के साथ आप पाओगे देयर इज एन अनदर प्लेट अटैच्ड, ठीक है, और इसके ऊपर लोड लगा रहे हो कोई टी, इसके ऊपर कोई लोड लगा रहे हो टी, राइट। अब यहां देखो आपने यहां पर कोई बोल्टिंग करा रखी है, तो इस बोल्टिंग की वजह से जब आपका ये जो टी फोर्स है, when this T force will be higher than the strength of plate, ठीक है। कौन सी स्ट्रेंथ? यील्ड स्ट्रेंथ की मैं बात कर रहा हूँ। यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट से ये T वैल्यू आपकी ज्यादा हो जाएगी, तो ये जो प्लेट है ये क्या करने लग जाएगी? बेंड होने लग जाएगी, यहां से बेंड होने लग जाएगी। तो ये कुछ आपको एक अनदर शेप देखने को मिलेगा इसमें। और फाइनली आप देखोगे इसको, जब आप रोटेट करा कर देखो, यहाँ पर इसको डिटेल में समझो। जब आप अप्लाइड फोर्स, यहाँ पर टेंसाइल फोर्स अप्लाई करते हो, तब यहाँ पर ये जो प्लेट है, ये प्लेट क्या करती है? इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करती है। ये जो क्यू फोर्स है ये इसका रिएक्शन फोर्स है, ये रिएक्शन शो करता है, और ये रिएक्शन फोर्स ही क्या कहलाता है? आपका प्राइंग फोर्स कहलाता है, ठीक है। ये रिएक्शन फोर्स ही प्राइंग फोर्स कहलाता है, जो कि मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। और इस बोल्ट के ऊपर फोर्सेस अप्लाइड होते हैं एफ बी, ठीक है। जो भी फोर्स अप्लाइड होते हैं, तो आप यहाँ पर देखोगे दैट फोर्स विल बी एफ बी, क्या यहाँ पर हो जाएगा? एफ बी विल बी इक्वल टू क्यू प्लस, और जो एफ टी अप्लाई किया है एफ टी बाई 2, ठीक है। एफ टी बाई 2, यस और नो? क्यू प्लस एफ टी बाई 2, ये फोर्स आपके इसके ऊपर अप्लाइड हो। क्लियर? नाउ कमिंग टू द वेल्डेड कनेक्शन। व्हेन टू स्ट्रक्चरल मेंबर्स आर कनेक्टेड बाय मींस ऑफ वेल्ड, सच अ कनेक्शन इज कॉल्ड वेल्डेड कनेक्शन। सच अ कनेक्शन इज कॉल्ड वेल्डेड कनेक्शन बाय मींस ऑफ वेल्ड। यहाँ पर वर्ड आप समझिए, बाय मींस ऑफ वेल्ड। वेल्डिंग आपकी कुछ 5 तरह की होती है। इलेक्ट्रिक वेल्डिंग की यहाँ मैं फिलहाल बात कर रहा हूँ। फिलेट वेल्ड, बट वेल्ड, प्लग वेल्ड, स्लॉट वेल्ड और इंटरमिटेंट वेल्ड, ठीक है। ये कुछ 5 टाइप्स हैं, इनको हम लोग डील करेंगे अपने सिलेबस में। सबसे पहला है फिलेट वेल्ड। साइज ऑफ फिलेट वेल्ड, साइज ऑफ फिलेट वेल्ड, दिस इज सो इम्पोर्टेंट फॉर यू गाइज, ठीक है। साइज ऑफ फिलेट वेल्ड, यहाँ पर जो ये आप वेल्डिंग देख रहे हो, ये वेल्डिंग क्या कहलाएगी? आपकी फिलेट वेल्ड कहलाएगी। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर द फिलेट वेल्ड। प्रोविजन फॉर द फिलेट वेल्ड, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड हियर, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड साबित होगी। सेकंड क्राइटेरिया देखेंगे, मिनिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड स्पेसिफाइज इज 3 mm। ये मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड कितना है? 3 mm है। और मैक्सिमम की अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम अभी देखेंगे, ठीक है। तो मिनिमम सबसे पहले कितना, तो ये भी आप देख रहे हो मिनिमम ही है। ये बात यहाँ से टेबल के फॉर्म में है और ये हमने केवल थ्योरेटिकली लिख दी है। तो लेस देन 10 mm का जो साइज होगा थिकनेस ऑफ प्लेट, तो उसके लिए आप 3 mm कंसीडर करोगे। इफ यू आर प्रोवाइडिंग हियर सम लैप जॉइंट, तो आप जानते हो कि इस लैप जॉइंट में इन प्लेट्स का कुछ ना कुछ थिकनेस होगा। ये 10 mm है और ये सपोज आपके पास 8 mm है, तो मिनिमम 8 mm, देखो 10 mm से कम का क्राइटेरिया दिया है, तो आप मिनिमम यहाँ पर साइज ऑफ वेल्ड कितना 3 mm का प्रोवाइड कराओगे, ठीक है। और अगर 10 से ज़्यादा है तो आप दूसरा क्राइटेरिया फॉलो करोगे। तो आपको देखना क्या है? मिनिमम थिकनेस ऑफ द प्लेट देखनी है। तो कौन सी है? 8 mm है, तो आप इसके लिए क्राइटेरिया फॉलो करोगे। तो मिनिमम का क्राइटेरिया आपका फिक्स हो गया, राइट।
अब आते हैं 10 to 20 mm, 5 mm, 20 to 32 mm और 6 mm लोगे, 32 to 50 mm ये लोगे आप 8 mm, राइट। अब बात करते हैं हम लोग थ्रॉट थिकनेस की। तो थ्रॉट थिकनेस सबसे पहले समझ लो, इट शैल नॉट बी लेस देन 3 mm, इट शैल नॉट बी लेस देन 3 mm और शैल नॉट एक्सीड 0.70 into size of weld, into size of weld, as is what here size of weld, राइट। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई है, ये क्राइटेरिया काफी इंपॉर्टेंट है। तो थ्रॉट थिकनेस समझ लेते हैं, एक्चुअली होता क्या है। तो थ्रॉट थिकनेस इक्वल टू के इंटू साइज ऑफ वेल्ड कंसीडर करते हैं। यहाँ पर जो ये आपके पास कोई दो प्लेट है, एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है, इन प्लेट्स को इस तरह से इस अरेंजमेंट में आप ज्वाइन करोगे तो आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराना होगा कुछ ना कुछ वेल्ड, ठीक है। तो आपको कुछ ट्रायंगुलर फॉर्म में आपको वेल्ड देखने को मिलती है। एक्चुअली ये ट्रायंगुलर ना होकर के कुछ इस तरह से अरेंज होता है, ठीक है, कुछ इस तरह से अरेंज होता है, बट हम लोग इसको ट्रायंगुलर कंसीडर कर लेते हैं एज अ आइडियल केस। ओवरफिल्ड और अंडरफिल्ड का केस होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर जो एनालिसिस के लिए हम एक एवरेज कंडीशन कंसीडर कर लेते हैं। नाउ लेट्स सी हियर, इसमें आपके पास ये जो लेंथ होती है, दिस लेंथ फ्रॉम द पॉइंट एट द रेडियस एट रूट, ये कहलाता है आपका रेडियस एट रूट। रूट से लेकर के आपका जो एक्सट्रीम पॉइंट है, एक्सट्रीम पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है ये कहलाता है आपका थ्रॉट थिकनेस, ठीक बात है। ये यहाँ पर मैंने शो किया है थ्रॉट थिकनेस, और ये जो टोटल जो लेंथ है ये कहलाती है आपकी लेग लेंथ, ठीक है, या लेग लेंथ, या फिर कह सकते हो आप लेग साइज, या फिर कह सकते हो आप लेग साइज, ठीक है, लेग साइज। और इसको कहीं कहीं आप एस से डिनोट करते हो, एस से डिनोट करते हो, एस इज नथिंग बट द साइज ऑफ वेल्ड, ठीक है। एस को कहीं कहीं हम लोग साइज ऑफ वेल्ड के फॉर्मेट में भी यूज करेंगे, तो देयर इज नथिंग टू बॉदर अबाउट इट, राइट। थ्रॉट थिकनेस हम लोग बात करेंगे के इंटू साइज ऑफ वेल्ड, साइज ऑफ वेल्ड, राइट। अब यहाँ पर के की वैल्यू क्या है और साइज ऑफ वेल्ड तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं प्रीवियस स्लाइड्स में कैसे कैलकुलेट करना है, बस के की वैल्यू हमें याद रखनी है। के कैसे याद रखेंगे, देखिए यहाँ पर एंगल ऑफ फ्यूजन फेसेस आपको दे रखे होते हैं, एंगल ऑफ फ्यूजन फेसेस। तो यहाँ पर जो एंगल आप देख पा रहे होगे वो एंगल क्या है, यहाँ पर जो एंगल देख पा रहे होगे दैट एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। तो जब आपका 60 डिग्री टू 90 डिग्री आपका रहता है तो आपके पास के का जो वैल्यू है वो रहता है 0.7, ठीक है, 0.7। अब जैसे जैसे एंगल की वैल्यू बढ़ेगी, एंगल का वैल्यू बढ़ने का मतलब क्या है, यहाँ पर हो रहा है ये जो एंगल है ये एंगल इंक्रीज होता जा रहा है, ये जो वैल्यू है इंक्रीज होती जा रही है, दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो 90 डिग्री से 100 डिग्री के बीच में होगा तो 0.65 होगा। अब यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि जैसे जैसे एंगल ऑफ फ्यूजन इंक्रीज हो रहा है, एंगल ऑफ फ्यूजन इंक्रीज हो रहा है, तो आप कह सकते हो क्या, ये जो वैल्यू है के की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, और के की वैल्यू डिक्रीज होने के साथ साथ आप कहोगे कि जो थ्रॉट थिकनेस की वैल्यू भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। मतलब यहाँ पर जब थ्रॉट थिकनेस का जब आप स्ट्रेंथ में मल्टीप्लाई कराओगे तो स्ट्रेंथ भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, स्ट्रेंथ भी डिक्रीज हो रही है। तो ये बात आप ध्यान से समझिएगा, एंगल ऑफ फ्यूजन जब बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ
डिक्रीज होगी, राइट। तो थ्रॉट थिकनेस विल बी इक्वल टू K इंटू एस, याद कर लीजिए इसको, आगे काम आने वाला है डिजाइनिंग में, ठीक है। और यहाँ पर जो लेग लेंथ है कि आप कितनी लेके चलते हो, अंडर रूट टू ऑफ थ्रॉट थिकनेस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इफेक्टिव लेंथ ऑफ द बेल्ट, नाउ लेंथ ऑफ द बेल्ट, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द बेल्ट कितनी लेके चलोगे, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द बेल्ट प्लस साइज ऑफ द बेल्ट, एल इफेक्टिव प्लस एस, ये रहेगा आपका लेंथ ऑफ बेल्ट, राइट। अब बात करते हैं इफेक्टिव लेंथ ऑफ द बेल्ट शुड नॉट बी लेस देन 4 टाइम्स ऑफ साइज ऑफ बेल्ट, ये सारे क्राइटेरिया आपको याद रखने हैं, 4 टाइम्स ऑफ साइज ऑफ बेल्ट। नाउ कमिंग टू द लैप जॉइंट, मिनिमम लैप जो है वो कितना होना चाहिए, 4 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ द थिनर प्लेट, 4 टाइम्स ऑफ द थिकनेस ऑफ द थिनर प्लेट। जैसे आप क्या कर रहे हो, लैप जॉइंट आपने बनाया है, लैप जॉइंट बनाने में आपको एक प्लेट की थिकनेस 8 mm दे रखी है, एक प्लेट की थिकनेस 10 mm दे रखी है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, ये जो टी मिनिमम है इसको आप कंसीडर करोगे, तो टी मिनिमम के साथ आप 4 का मल्टीप्लाई करोगे, तब आपको मिल जाएगा क्या, मिनिमम लैप कितना प्रोवाइड कराना है। मिनिमम लैप क्या होगा, मिनिमम लैप क्या होगा, देखिए यहाँ पर मिनिमम लैप का मीनिंग क्या है, मिनिमम लैप का मीनिंग ये है इतनी डिस्टेंस तक हमने लैप प्रोवाइड किया है, तो ये जो डिस्टेंस है दैट लेंथ ऑफ लैप दैट मस्ट बी मिनिमम ऑफ 4 टाइम्स ऑफ टी मिनिमम और 40 mm, जो भी इसमें से ज़्यादा होगी वो कंसीडर करोगे, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लैब प्रोवाइड कराओगे तो मैक्सिमम वाला क्राइटेरिया कंसीडर करोगे, राइट। ओके, 4 टाइम्स ऑफ 8 यहाँ पर कर रहे थे, तो 32 mm आ रहा था और 40 mm आ रहा था, जो भी इनमें से ज़्यादा होगा, कौन सा 40 mm ज़्यादा है, तो 40 mm का ये लेंथ आप प्रोवाइड कराओगे, क्लियर। नाउ कमिंग टू द इंटरमीडिएट वेल्ड, इंटरमीडिएट वेल्ड में लेंथ क्राइटेरिया इज सेम एज द लैप जॉइंट। लैप जॉइंट देखो, इंटरमीडिएट वेल्ड का मतलब ये है कि कोई आपके पास ये प्रॉपरली यहां से लेकर के यहां तक कोई लेंथ दे रखी है, इसमें आप कंटिन्यूअस वेल्डिंग ना करते हुए आप कोई इंटरमीडिएट वे में वेल्डिंग करते हो, ये लेंथ ऑफ वेल्ड है 1, ये फिर आपके पास लेंथ ऑफ वेल्ड आ गई 2, ये फिर आपके पास लेंथ ऑफ वेल्ड आ गई 3, ये फिर आपके पास लेंथ ऑफ वेल्ड आ गया 4, ठीक है। और एक तरह से कह सकते हो किश्तों में यहाँ पर क्या करते हो, वेल्डिंग करते हो, राइट। लेंथ क्राइटेरिया इज सेम एज द लेंथ ऑफ जॉइंट, मिनिमम क्लियर स्पेसिंग शैल बी 12t, स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, मिनिमम क्लियर स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए आपकी 12t फॉर द कंप्रेशन जॉइंट्स और 16 फॉर द टेंशन जॉइंट, दोनों याद रखो। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, प्रोविजन ऑफ द फिलेट वेल्ड, मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड यहाँ पर जो लेके चलोगे दैट इज यहाँ पर जो टोटल थिकनेस है, सपोज दैट दिस इज द टी थिकनेस, टी है ये, ओवरऑल आपने टी मान लिया, या T1 या T2 मान लो, कुछ भी मान लो, T1 T2 ले लो, ठीक है। तो मैक्सिमम S जो है आप लेके चलोगे कितना, T1 माइनस 1.5 mm, जो भी आपका प्लेट का थिकनेस होगा उसमें से आप 1.5 माइनस कर दोगे, दैट विल बी द मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड, राइट। अगर आप यहाँ पर लैप जॉइंट यूज कर रहे हो तो, या फिर आप बट जॉइंट यूज कर रहे हो तो, ठीक है, लैप एंड बट जॉइंट के केस में ये आप यूज करोगे, ठीक है। ये फिलेट वेल्ड की बात हो रही है, ठीक है, याद रखिएगा ये फिलेट का केस है। अगर आप फिलेट यहाँ पर जो एंगल सेक्शन है, एंगल सेक्शन कैसे होते हैं आपके, रोल्ड सेक्शन होते हैं, ठीक है। रोल्ड सेक्शन के केस में आप जानते हो कि यहाँ पर जो इसके एजेस होंगे, ये जो एजेस हैं, ये एजेस कैसे हैं, राउंड हैं, और ये राउंड एजेस की वजह से क्या आपको यहाँ पर डिफरेंस नहीं नजर आ रहा है, यहाँ पर एजेस कैसे हैं, शार्प एजेस हैं,
शार्प एजेस हैं और यहाँ पर राउंड एजेस हैं, तो यहाँ पर वेल्डिंग करने में कोई दिक्कत आएगी क्या? तो यहाँ पर क्राइटेरिया अलग होगा, इस केस के लिए क्राइटेरिया अलग होगा, यहाँ एंगल सेक्शन के लिए क्राइटेरिया अलग होगा। तो एंगल सेक्शन में जब आप वेल्डिंग करोगे तो आपको यहाँ पर एक खास बात ध्यान में रखनी है कि जो आपका साइज ऑफ वेल्ड होगा वो होगा आपका 3/4 टाइम्स ऑफ टी मिनिमम। टी मिनिमम क्या होगा? यहाँ पर सपोज दैट 8 mm इसका साइज है एंगल का, ठीक है। एंगल के लेग का जो थिकनेस है, ठीक है, ये कितना है? 8 mm है, और यहाँ पर जो थिकनेस है कितना है? 10 mm है। अक्सर करके जो एंगल का जो थिकनेस होता है हमेशा कम लेके चलते हैं, अदरवाइज आप ये लेके चलोगे तो ये सेक्शन फेल कर जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इस जो भी आपका गज़ेट प्लेट है ये आपका जनरली गज़ेट प्लेट ही होगा, तो गज़ेट प्लेट का थिकनेस आपको ज़्यादा ही लेके चलना है कंपैरेटिवली जो भी आप एंगल सेक्शन कंसीडर कर रहे हो उसके थिकनेस से, ठीक है। तो 8 mm आपको यहाँ पर टी मिनिमम रखना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 10 mm तो ज़्यादा होता है, 8 mm कम होता है, तो ये आपका मिनिमम थिकनेस क्राइटेरिया है जो कि आप अप्लाई करोगे टी मिनिमम की जगह। तो यहाँ पर साइज ऑफ वेल्ड कितना हो जाएगा? 3/4 टाइम्स ऑफ टी मिनिमम। क्लियर एवरीवन? ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बट वेल्ड की बात कर रहे हैं। बट वेल्ड अभी तक हम लोग देख रहे थे फ्लैट वेल्ड, अब हम लोग बात करेंगे बट वेल्ड की। व्हेन टू मेंबर्स आर टू बी जॉइंड एंड टू एंड बाय मींस ऑफ वेल्ड इज कॉल्ड बट वेल्ड, ठीक है। ये कोई आपके पास प्लेट 1 था, ये आपके पास कोई प्लेट 2 था, दोनों को आपने एंड टू एंड कनेक्ट किया, तो आपने यहाँ पर देखा कि ये एक बट जॉइंट क्रिएट हो रहा है। एंड टू एंड कनेक्शन है, उसका एक तरीका है। हम लोग क्या करते हैं, अगर हम इस तरीके से वेल्डिंग कराएंगे कि ये 2 प्लेट हैं, इन 2 प्लेटों में हम लोग ऐसे वेल्डिंग करा देंगे, ये इस तरह से हम लोग ऊपर से वेल्ड करा देंगे, तो हमें एक स्ट्रॉन्ग जॉइंट नहीं मिलेगा। तो हमें स्ट्रॉन्ग जॉइंट पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें क्रिएट करना होगा ग्रूव। ग्रूव एक तरह से आप कह सकते हो एक कैविटी है, या फिर एक स्पेशल टाइप ऑफ कैविटी है जो कि आपको क्रिएट करना होगा बिटवीन दीज 2 प्लेट्स, जो कि हमने यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर हमने कोई ग्रुप क्रिएट कर लिया है, इसको हम लोग बोलते हैं वी ग्रुप। मतलब ये कैविटी है, हम इसके बाद इलेक्ट्रोड लगाएंगे और इलेक्ट्रोड लगाने के बाद इसकी फिलिंग कर देंगे, वी ग्रुप बोलते हैं इसको, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ ग्रुव हैं जो कि आप देख रहे हो, यू ग्रुव है, सिंगल जे ग्रुव है, ये जे इस तरह से दिखता है आपको, जे ग्रुव, ठीक है। तो इस तरह के ग्रुप्स हैं जो आप स्टडी करते हैं, आपके पास सिंबल्स होते हैं ग्रुप के, लेकिन आपका ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको समझना है कि कैसे क्या चीजें हो रही हैं, राइट। नाउ डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो आप देख लो, दैट इज लेंथ ऑफ वेल्ड, LW इज द लेंथ ऑफ वेल्ड, ठीक है। TT इज द थ्रॉट थिकनेस। इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, TT इज टू K इंटू S। मैंने बताया था K आपका जो एंगल होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा, S इज द साइज ऑफ वेल्ड, FUW इज द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड, ये आपकी क्वेश्चन में गिवन होगी। गामा MW मैंने बताया था आपका एक साइड वेल्ड होता है, एक शॉप वेल्ड होता है, ठीक है। जो गामा MW होगा साइड वेल्ड और शॉप वेल्ड के लिए अलग अलग होगा। साइड वेल्ड के लिए क्या होगा 1.50 और शॉप वेल्ड के लिए क्या होगा 1.25। वो आप कंसीडर कर लोगे, जो भी आपको कंडीशन दे रखी होगी उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर दोगे। दैट इज द वे दैट यू नीड टू डील विद इट, राइट। अब यहाँ पर लेंथ ऑफ वेल्ड इनटू थ्रॉट थिकनेस जो देख रहे हो ये क्या है, एरिया ऑफ वेल्ड को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। ये किसको, एरिया ऑफ वेल्ड को इंडिकेट कर रहा है, और इसी एरिया के साथ मल्टीप्लाई करा दोगे FUW की, स्ट्रेस की, ये क्या है आपका स्ट्रेस का मल्टीप्लीकेशन करा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा,
स्ट्रेंथ मिल जाएगी। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड। क्लियर है? तो इस तरह से आप सारी चीजें कैलकुलेट कर पाओगे, राइट। अदर टाइप्स ऑफ वेल्ड में देख लेते हैं। हमारे कुछ प्लग वेल्ड होते हैं। प्लग वेल्ड में क्या करते हो, सिंपली आप सबसे पहले होल क्रिएट कर लेते हो। जैसे आपने क्या किया, ये प्लेट लिया और इस प्लेट में होल क्रिएट कर लिए, 3 होल क्रिएट कर लिए। ठीक है, और एक आपके पास दूसरी प्लेट भी है, इस दूसरी प्लेट में भी 3 होल क्रिएट कर लिए और इन दोनों को ओवरलैप करा करके इस तरह से रखा कि होल और होल आर पार दिख रहे हैं। मतलब आपको ये होल्स को ओवरलैप कराना है प्लेट्स में। ठीक है, उसी साइज के अकॉर्डिंग हम लोग होल क्रिएट करते हैं। ओवरलैप करा लिया, उसके बाद हमने मशीन पे पुट किया, तो ये होल्स हम लोग इस तरह से आप देखोगे कि ये प्लेट ओवरलैप हो जाएगी और ये होल्स हम लोग वेल्डिंग के थ्रू फिल कर देंगे। ठीक है, और ये वेल्ड कहलाएगा आपका प्लग वेल्ड। क्लियर? प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज press on the bell icon to get my all the classes notification here. So thank you, bye bye.